हेलो मैं मिस्सी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। देखिए हमने जो यूनिट स्टार्ट की थी वो थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी यूनिट थी जिसके हम लोग फोर्थ लेक्चर पे पहुंचे और आज के फोर्थ लेक्चर पे जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो टॉपिक है आपका ऑर्गल एनर्जी डायग्राम एंड स्पेक्ट्रा फॉर अ वेरियस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो आपने क्या करना है, अलग अलग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्गल एनर्जी डायग्राम को ड्रॉ करना है। ओके, तो बहुत आसानी से करेंगे। तो पहले आप समझो कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि वेरियस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, अलग अलग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप बोलते हैं कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्या है, अलग अलग ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है। मे बी वो ऑक्टाहेड्रल में करें, मे बी वो टेट्राहेड्रल में करें। ओके, स्क्वायर प्लेनर वगैरह और ज्योमेट्री भी रहती है आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की, बट हम उस पर उतना फोकस नहीं करते, उन पर उतना बात नहीं करते। हमारे जो मेन ज्योमेट्री रहती है, एक होती है ऑक्टाहेड्रल, एक होती है टेट्राहेड्रल, और हमने इनके सारे कॉन्फ़िगरेशन को कवर करना है कि अगर हमारा जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, मे बी उसका कॉन्फ़िगरेशन D1 हो, मे बी D2 हो। D1 से हमने कहां तक बात करनी है? सीधे D9 तक बात करनी है। D1 D2 D3 D4 कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है टिल D9 तक। तो हमने क्या करना है, सारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को कवर करना है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, और सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कवर करनी है, और इनके लिए हमने ऑर्गल एनर्जी डायग्राम को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बहुत आसानी से कर लेंगे। बट ऑर्गल एनर्जी डायग्राम को ड्रॉ कराना सिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, एक नहीं दो चीज बताती हूँ। क्या? पहली चीज, हम ऑर्गल एनर्जी डायग्राम तो बनाएंगे किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए, बट इसका मोटिव क्या, इसका एम क्या, हमने क्यों किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बनाना है, क्या मिलेगा ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बना के? तो पहली चीज हमने ये समझनी है। दूसरी चीज, अगर मैंने किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बना दिया, तो क्या सारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आपके ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं? आप किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को उठा लो और उसका ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बनाना चाहो तो क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। आपके पास कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। अगर आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स वो स्पेसिफिक कंडीशंस को फॉलो करेगा, तभी आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आपका ऑर्गल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को पहले हम कवर करते हैं, उसके बाद जाके हम पर्टिकुलरली ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बनाना सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स वाले भी, सिंपल वाले भी, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। बस आप सुनिएगा। ओके, स्टार्ट करें लेक्चर को। तो चलिए, ओके, तो देखो फर्स्टली हम ये बात कर लेते हैं कि हम ऑर्गल एनर्जी डायग्राम क्यों बना रहे हैं। तो देखो हमने जो टॉपिक लिखा है उसके आगे लिखा है कि ऑर्गल एनर्जी डायग्राम एंड स्पेक्ट्रा। हमने क्या है, आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना होता है। जैसे आप अपने टॉपिक पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आपके टॉपिक पे लिखा हुआ है ना, आपने क्या कराना है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाना है। मतलब आपकी यूनिट की हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। आपने अपने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाना है। तो अगर आपने अपने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है, उसमें पीक्स दिखानी है। अब आपको मैं रीजन भी बताऊंगी कि क्यों ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आपको पीक्स दिखाते हैं, पीक शो करता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं। स्पेक्ट्रा आपका कुछ इस टाइप का रहता है, जो कि इंटेंसिटी वर्सेस किसके बीच में होता है? वेवलेंथ के बीच में होता है, लैम्डा के बीच में होता है। अभी आप इसे वेव नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बोल सकते हैं यहाँ पर को। तो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, इंटेंसिटी वर्सेस वेव नंबर। ओके, इनके बीच में क्या होता है, आपको एक स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना होता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए, और इसमें आपको एक पीक दिखानी होती है। मतलब इसमें आपको पीक शो करनी होती है कि आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसी पीक शो कर रहा है। तो इसी को बोला जाता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो आपने अपने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है तो आपको ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। मतलब ऑर्गल एनर्जी डायग्राम का यूज ये है कि अगर आपको क्या है, आपका ऑर्गल एनर्जी डायग्राम मेन नहीं है, आपका मेन है आपका स्पेक्ट्रा बनाना। अगर आपको स्पेक्ट्रा बनाना है तो उससे पहले आपको ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर ऑर्गल डायग्राम बनेगा ही नहीं तो आपका स्पेक्ट्रा भी बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये स्पेक्ट्रा जो बनता है वो किसके बेसिस पे बनता है? ऑर्गल एनर्जी डायग्राम के बेसिस पे बनता है। समझ में आया? तो हुआ क्या, यहाँ पर आपको थ्योरी मटेरियल मैं आपको शेयर करती हूँ रिवीजन पर्पस के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है कि ऑर्गल एनर्जी डायग्राम क्या है। देखो ये बोल रहा है ऑर्गल एनर्जी लेवल, जिसे आप डायग्राम भी बोलते हैं, आर यूज्ड टू डिफाइन द स्पेक्ट्रा ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। यानी कि इसका यूज कहाँ आता है? अगर आपने किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है, ठीक है, जैसे ये दिखाया मैंने स्पेक्ट्रा, अगर ऐसा स्पेक्ट्रा आपने ड्रॉ करना है फॉर किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो आपको सबसे पहले ऑर्गल एनर्जी डायग्राम ही बनाना होगा। तो लिखा है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गल एनर्जी डायग्राम हम क्या बना सकते हैं, किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए
इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो आपको पहली चीज समझ में आई कि ऑर्गल एनर्जी डायग्राम का हम यूज क्यों कर रहे हैं। अगर कोई पूछे तो आप बोलेगा कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है तो आपको पहले जरूरी है ये कि आप ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बनाओ, क्योंकि उसी डायग्राम के बेसिस पे आपका स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रा क्यों बनता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी जो इतनी बात सुनिए, फिर बीच में बात कट जाती है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब देखो, अब मैंने आपको एक और चीज ये बताई थी कि हमारे क्या सारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्या है अपना स्पेक्ट्रा बना सकते हैं, मतलब कि क्या आप सारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्गल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ऑर्गल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसका स्पेक्ट्रा भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आपके सारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कभी भी ऑर्गल एनर्जी डायग्राम नहीं बनाते, और अगर ऑर्गल एनर्जी डायग्राम ही नहीं बनाते तो आप उसके लिए स्पेक्ट्रा भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं बनाते सारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ऑर्गल एनर्जी डायग्राम? तो इसका रीजन ये है कि आपको, अगर आपको किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्गल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करवाना है तो आपको दो कंडीशन को फॉलो करवाना पड़ेगा। अगर वो दो कंडीशन यहाँ पर आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स फॉलो कर जाता है तभी जाके, अगर एक कर रहा है एक नहीं कर रहा है तो भी आपका मतलब आप अपने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्गल एनर्जी डायग्राम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को फॉलो कराना मस्ट है। अगर आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स वो दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, दोनों स्पेसिफिक कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, देन आप बोलेंगे कि आप अपने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का फिर आगे बढ़ेंगे, अपने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को लेके जाएंगे, उसका ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। अगर ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बन गया तब जाके आप उसका स्पेक्ट्रा बनाएंगे। ठीक है, तो सारी जड़ कौन है? स्पेक्ट्रा है। स्पेक्ट्रा के बेसिस पे आप ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं, और ऑर्गल एनर्जी डायग्राम भी सारे ट्रांजिशन मेटल नहीं बनाएंगे, कुछ कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो ये बोल रहा है सॉरी, ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी अवेलेबल। अगर आपके पास ये दो कंडीशंस यहाँ पर अवेलेबल होंगी तभी आप अपने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बना सकते हैं। एंड ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बन गया तो ऑब्वियस सी बात है स्पेक्ट्रा आप उसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो दो कंडीशंस क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन ये बोल रहा है द कॉम्प्लेक्स शुड बी अ वीक फील्ड इन नेचर। वीक फील्ड इन नेचर मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स है, आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, आपको पता है वो मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से बना होगा, और आपको ये भी पता है ये जो आपके लिगेंड है वो आपके दो टाइप के, हम सीएफटी में ये बहुत ही बारीक बारीक चीजें पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो आपका मतलब जो आपके लिगेंड है वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक होते हैं आपके वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड, देखो ये बोल रहा है कि आपका कॉम्प्लेक्स शुड बी ए वीक फील्ड। वीक फील्ड मतलब कि आप एक ऐसे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात कर सकते हैं जहां पर जो आपका लिगेंड है वो वीक हो, यानी कि आप बोल रहे द कॉम्प्लेक्स शुड बी कंटेन अ वीक लिगेंड। मतलब अगर आपके पास एक ऐसा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है जहां पर आपका लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए आप कभी भी ऑर्गल एनर्जी डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते, ना वहां पर कोई स्पेक्ट्रा बनने के कोई चांसेस हैं। ओके, दूसरी चीज, अगर आपके लिगेंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के बदले आपने इसी मेटल में कोई वीक लिगेंड लगा दिया, देन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अगर वीक लिगेंड है तो आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि आपकी कॉम्प्लेक्स के पास वीक फील्ड होना चाहिए, यानी कि वीक लिगेंड होने चाहिए। अगर वीक लिगेंड है देन आप अपने कॉम्प्लेक्स के लिए, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बना सकते हैं, और अगर ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बन गया तो स्पेक्ट्रा भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो इजी है कि आपके लिगेंड जो होने चाहिए वीक होने चाहिए। वीक लिगेंड तो आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टेबल ही बताई हुई थी, तो वीक लिगेंड्स हमारे होने चाहिए, बात खत्म हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप वीक लिगेंड तो देखते ही पता चल जाएगा कि कौन से लिगेंड, जैसे साइनाइड वगैरह लगा दिए तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गए, वाटर वगैरह लगा दिए तो ये आपके वीक लिगेंड हो गए। तो ये तो आप देख के पता कर सकते हैं वीक कौन है स्ट्रॉन्ग कौन है। बट नेक्स्ट कंडीशन आपको माइंड पर रखनी है। नेक्स्ट कंडीशन आपकी ये बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को अगर हम पर्टिकुलर, मैंने आपको बताया भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, पहले आप ट्रांजिशन क्या होता है ये समझो। ठीक है, ट्रांजिशन क्या होता है ना, आप जैसे क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी ये चीज पढ़ते हैं, हमारे पास क्या होता है, जैसे हम, अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना लेके चलूं, आपको मैं सीधे यहाँ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में बात कराऊं, तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टडी हम कहाँ करते हैं, सीएफटी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सीएफटी हमको क्या बोलता है कि आपके पास कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स उठाओ तो आप क्या करते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मेटल का वैलेंस शेल में कौन सा ऑर्बिट है उसकी बात करते हैं। तो आप कोई भी मेटल उठाइएगा, इसके साथ जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो ये मेटल की जो वैलेंस शेल
मेटल होता है वो हमेशा डी में आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, मेटल का डी ऑर्बिट लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैंने ये मेटल का डी ऑर्बिट लिया और आपको पता है लिगेंड जैसे यहाँ अप्रोच करता है तो ये डी लेवल को दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। अब ये स्प्लिटिंग कैसी होती है वो डिपेंड करता है कि आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल होता है तो ऊपर वाले लेवल को हम Eg, नीचे को हम T2G बोलते हैं, लेकिन जब टेट्राहेड्रल होता है तो ऊपर वाले लेवल को T2 और नीचे को E कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है जी रेट का एडिशन होता है, मतलब हम जी रेट लगाते हैं, ई के आगे जी, जी मतलब जी रेट, T2G में भी आगे हमने लगाया जी मतलब जी रेट, ओके। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या है, जी रेट हटा देते हैं, हम क्या कर देते हैं, इसको उल्टा तो कर देते हैं, जैसे ये T2G हो जाता, ये Eg हो जाता, बट टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, जी रेट का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो हम इसे T2G ना बोल के सिंपल T2 बोलते हैं, इसे Eg ना बोल के सिंपल E बोलते हैं। ये तो बेसिक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ, मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा ये डी जो सेल है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज अगर मैं D1 ऑर्बिट की बात करूं तो मेरा D1 ऑर्बिट ये था, आपके लिगेंड ने अप्रोच किया और यहाँ पर स्प्लिटिंग करा दी। अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है वो नीचे वाले सेल पे प्रेजेंट होगा यहाँ पे, और ऊपर वाले सेल आपके क्या होंगे, ऊपर वाले ऑर्बिट आपके एम्प्टी होंगे, ओके। अब होगा क्या, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, अगर आपने इस ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स में, जिसका कॉन्फ़िगरेशन आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, इस ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स में क्या है, आपने रेडिएशन डाल दी, कौन सी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूवी वगैरह आपने इसके ऊपर ट्रांसमिट कर दी, और क्या हुआ, आपके ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स ने वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, और कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, जितना इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यानी कि जितना यहाँ पर डिफरेंस होता है उतनी आपको एनर्जी की नीड होती है। अगर आपको बाहर से उतनी एनर्जी मिल गई तो आपका इलेक्ट्रॉन जो आपके नीचे, इस लेवल को आप क्या बोलते हैं, ये लेवल हुआ आपका ग्राउंड स्टेट, ये आपका बेस है ना, ये हुआ ग्राउंड लेवल, ये इसके ऊपर क्या हुआ, एक्साइटेड लेवल, इसके नीचे ऊपर और होंगे तो वो अपर एक्साइटेड लेवल हुए, ओके। तो होता क्या है कि जैसे आपके सैंपल, मतलब जैसे आपके ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स को एक्साइटेशन के लिए सफिशिएंट एनर्जी मिल गई, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो पहले इस लेवल पे प्रेजेंट था, देखिए साफ साफ दिख रहा, जो आपका इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे प्रेजेंट था वो एक्साइट होके क्या है, अपर लेवल पे चले जाता है। तो यहाँ जो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब आपके इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल पे से अपर एक्साइटेड लेवल पर शिफ्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम टर्म देते हैं ट्रांजिशन। इतनी चीज समझ में आई। बट मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और अगर हम स्पेसिफिकली ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हम ट्रांजिशन को क्या टर्म देते हैं, डीडी ट्रांजिशन। आपने ये भी पढ़ा है, सीएफटी में बताया था डीडी ट्रांजिशन क्या होता है और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डीडी ट्रांजिशन भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देती हूँ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमको डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो डीडी ट्रांजिशन मतलब क्या हुआ, डीडी ट्रांजिशन मतलब आप देख सकते हैं ये हमारा डी का ऑर्बिट था, और डी का ऑर्बिट ही हमारा स्प्लिट करके, यानी कि ये वाले जो सेल हैं ये भी आपके डी के हैं, ये वाले जो सेल हैं वो भी आपके डी के हैं। तो आपका ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, डी शेल से डी शेल में, तो इसी को बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। मतलब जब आपका ट्रांजिशन हो रहा है, बट कहाँ से हो रहा है, डी शेल से डी शेल में हो रहा है, तो हमने इसे क्या टर्म दिया, डी टू डी ट्रांजिशन। समझ में आया, ये डी डी ट्रांजिशन हम स्पेसिफिकली टर्म देते हैं जब भी हम ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिशन होता है उसे हम बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, कंडीशन क्या है इसकी, अब आपको डी डी ट्रांजिशन क्या होता है समझ में आया। तो अब ये बोल रहा है, देखो सेकंड कंडीशन ये है कि जो आप डीडी ट्रांजिशन करा रहे हैं, जो आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा रहे हैं अपने ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स में, तो वो ट्रांजिशन क्या होना चाहिए, स्पिन अलाउड नेचर का होना चाहिए। मतलब आपके ट्रांजिशन फॉरबिडन भी होते हैं, अलाउड भी होते हैं, ये भी आपको पता है। बट अगर आपका ट्रांजिशन अलाउड हुआ तभी आप बोलेंगे कि हाँ, अगर आपने कोई अपना ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स लिया, आपने पहली कंडीशन तो लगा ली कि हाँ आपका जो लिगेंड है वो वीक है, तो आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई, फिर आप आगे बढ़ेंगे अपनी सेकंड कंडीशन में। ये कंडीशन क्या बोलती है कि आपने यहाँ ट्रांजिशन तो करा, ओके, लेकिन अगर ये ट्रांजिशन आपका स्पिन अलाउड हुआ, यानी कि आप स्पिन अलाउड ना बोल के सिंपल ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आपका ट्रांजिशन क्या हुआ, अलाउड हुआ, देन आप बोलेंगे कि हाँ हमारे इस आपके ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स में आप क्या बना सकते हैं, इसका ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बना सकते हैं, और अगर ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बन गया तो ऑब्वियस सी बात है इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रांजिशन कराया बट आपका ट्रांजिशन क्या हुआ, अलाउड ना कि फॉरबिडन हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशन के लिए क्या होता है, हम लोग स्पेक्ट्रा कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में चाहे वीक लिगेंड प्रेजेंट हो ना हो, मतलब वीक लिगेंड प्रेजेंट भी हो, फिर भी आप क्या होगा, अगर आपका ट्रांजिशन फॉरबिडन हो गया तो आपको क्या है, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए, जो भी कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये, उस कॉम्प्लेक्स के लिए आप ऑर्गल एनर्जी डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते, और अगर ऑर्गल एनर्जी डायग्राम ही नहीं बना तो आप उसका स्पेक्ट्रा भी ड्रॉ नहीं कर सकते, ओके। अब ये दो कंडीशन
आपने अपने माइंड पे रख ली, पहले कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास वीक लिगेंड होना चाहिए, दूसरी कि आपका जो ट्रांजिशन आप यहाँ पर कराएंगे डी ट्रांजिशन, वो आपका क्या होना चाहिए, स्पिन अलाउड होना चाहिए, मतलब अलाउड ट्रांजिशन होना चाहिए, फॉरबिडन नहीं होना चाहिए। ओके, अब आप ये सोचेंगे कि अब हमें पता कैसे चलेगा, अभी तो हमारे माइंड पे है नहीं कि हमारा ट्रांजिशन अलाउड कैसे होता है, फॉरबिडन कैसे होता है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इतना अच्छे से डिस्कस नहीं करेंगे, रफली तो समझ सकते हैं क्योंकि हमने आगे कुछ बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो ये सारी चीजों को कवर करने के लिए क्या है, हमको पहले ट्रांजिशन समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं जल्दी से आपको एग्जांपल की हेल्प से वो भी समझा देती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए फिर। ठीक है, ये तो कंडीशन माइंड पर रखिएगा। ठीक है, तो देखो, अगर आपका ट्रांजिशन अलाउड है, फॉरबिडन है, वो कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास दो रूल होते हैं ये चीज बताने के। ठीक है, मैं इन चीज करती हूँ, हमारे पास दो रूल होते हैं। पहला रूल मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, दूसरा रूल मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगी। आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़े थे। ठीक है, तो पहला रूल क्या होता है, पहला रूल ये होता है कि अगर आपकी डेल्टा एस की वैल्यू ट्रांजिशन के टाइम पे जीरो है, मतलब बिफोर ट्रांजिशन एंड आफ्टर ट्रांजिशन जीरो है, तो आपका ट्रांजिशन अलाउड होगा, और अगर जीरो नहीं है तो आपका ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले आप टर्म समझो, ये एस क्या है, एस होता है आपका मल्टीप्लिसिटी। ओके, और अगर एस के आगे मैंने डेल्टा लगाया, इट मीन चेंज इन मल्टीप्लिसिटी, यानी कि अगर आप ट्रांजिशन करा रहे हैं, मतलब बिफोर ट्रांजिशन एंड आफ्टर ट्रांजिशन देख रहे हैं, पहले आपने ट्रांजिशन नहीं कराया था, फिर आपने ट्रांजिशन कराया, और अगर आप उन दोनों केसेस में बिफोर ट्रांजिशन एंड आफ्टर ट्रांजिशन अपनी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू को चेक करेंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कैसे चेक करते हैं, देखिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को आप सिंपली एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यू को निकालने के लिए आपने एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है n+1, और यहाँ पर जो n है, n होता है आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए, आपको s की वैल्यू यानी कि मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब क्या हुआ, अगर आपने चेक किया कि बिफोर ट्रांजिशन आपकी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कुछ थी, सपोज हमने बोला मल्टीप्लिसिटी आपकी 4 आई थी, और आफ्टर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कराने के बाद फिर आपने मल्टीप्लिसिटी निकाली और अभी भी आपकी 4 आई, तो देखो आपकी क्या मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज आया, बिफोर ट्रांजिशन भी 4 थी, आफ्टर ट्रांजिशन भी 4 है, मतलब मल्टीप्लिसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मल्टीप्लिसिटी में चेंज नहीं आया तो चेंज इन मल्टीप्लिसिटी क्या हुआ, जीरो हुआ। तो देखो क्या बोला था हमने, अगर चेंज इन मल्टीप्लिसिटी जीरो हो तो हमारा ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउड होगा। ठीक है, तो आपने माइंड पर ये याद रखना है कि अगर बिफोर ट्रांजिशन जो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है वो ही आफ्टर ट्रांजिशन आए तो आपका ट्रांजिशन अलाउड है, लेकिन अगर बिफोर ट्रांजिशन आपकी 4 थी, आफ्टर ट्रांजिशन 5 होगी, इट मींस आपके में कुछ ना कुछ चेंज आया, पहले आपकी 4 थी, बाद में आपकी 5 आई, यानी कि चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज आया, तो ये इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मे बी 1, इट मे बी 2, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हमारी अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू में कुछ भी चेंज आया तो हम बोलेंगे हमारा ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। इतनी चीज समझ पाए, तो बस आपने पहली कंडीशन यही लगानी है। ठीक है, तो दो रूल होते हैं, एक तो ये वाला हो गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला रूल, और दूसरा रूल आपका ये वाला है जीरेट अनजीरेट। तो इसको भी पहले बता देती हूँ, ये वाला आप मत लगाइएगा, नीचे वाला लगाइएगा, मैं इसको पहले डिस्कस करा देती हूँ। ठीक है, जीरेट अनजीरेट मतलब ये बोल रहा है, अगर आपका ट्रांजिशन ना जीरेट लेवल से अनजीरेट में हो रहा है, जीरेट टाइप का कॉम्प्लेक्स है, मतलब जीरेट सेट से अनजीरेट में हो रहा है तो आपका ट्रांजिशन अलाउड होगा, अगर अनजीरेट से जीरेट हो रहा है फिर भी आपका ट्रांजिशन अलाउड होगा, लेकिन कभी भी जीरेट से जीरेट हो या फिर अनजीरेट से अनजीरेट हो तो ऐसे ट्रांजिशन को आप फॉरबिडन कहते हैं। ये आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ा होगा। ओके, आप इसे स्किप कर सकते हो, मुझे जस्ट बताना था, आपके माइंड पे एक चीज इन्फॉर्म करनी थी, अगर किसी ने पढ़ा है तो उसके लिए रिविजन हो जाए। तो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप इस पोर्शन को छोड़ लीजिए, आप जस्ट मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू को चेक करके भी निकाल सकते हैं कि आपका ट्रांजिशन अलाउड है या फिर फॉरबिडन है। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हुए मैं आपको समझा देती हूँ, देन हम पर्टिकुलरली अपने ऑर्गन एनर्जी डायग्राम पे बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें, होप आपको समझ में आ रहा हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले एग्जांपल हमने लिया है निकिल का, हमारा कॉम्प्लेक्स है, निकिल का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है Ni एज अ सेंट्रल मेटल एटम, वाटर एज अ लिगेंड, और कॉम्प्लेक्स आपका 6 है। तो देखो ना, पहले आप बहुत ही माइन्यूट चीजों को माइंड पर रख लिया करो। देखो, आपने कॉम्प्लेक्स देखा तो आपको पता चल गया कि निकिल का कॉम्प्लेक्स है, आपके लिगेंड क्या है, वाटर, तो वाटर कैसा लिगेंड है, तो साफ साफ हो गया वाटर आपका वीक लिगेंड है। ठीक है, तो आपने एक वीक लिगेंड लिया है, और कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है, 6, लिगेंड कितने लगे हैं, 6, तो कॉम्प्लेक्स आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो ये दो चीजों को आप पहले लिख लीजिए कि आपका वीक लिगेंड है और कॉम्प्लेक्स है आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इतना लिख लिया। अब आप क्या कराएंगे, इसके लिए देखो मैंने पूरा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं लिखा है क्योंकि ये तो आप कर ही सकते हैं, हम बहुत बार सीएफटी वगैरह हम सारी चीजों में यही चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, देखो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ, आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो आपका निकिल है, अगर मैं निकिल जो मेटल है इसका वैलेंस शेल की बात करूँ तो ये 3D वैलेंस शेल होता है, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। ओके, तो मैंने क्या लिया, यहाँ पर निकिल का 3D8 शेल लिया, और 3D8 शेल क्या था,
था पहले इनिशियली क्या था, डिजनरेटेड था 8 में जितने भी ऑर्बिट थे, मतलब सॉरी डी ऑर्बिटल में जितने भी ऑर्बिट थे वो इनिशियली डिजनरेटेड थे, सबकी एनर्जी बराबर थी। हम ऐसे दिखाते हैं, पहले ये हमारा डिजनरेटेड है 1 2 3 4 5, ये पूरा डिजनरेटेड है। यहाँ जितनी भी वैल्यूज हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड जितनी भी है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जितने भी ये हमारे ऑर्बिट हैं वो हमारे सेम एनर्जी के हैं। ओके, लेकिन आपने ये चीज सीएफटी में पढ़ी है, जैसे ही यहाँ पर कोई लिगेंड अप्रोच करते हैं, क्योंकि हमारे पास लिगेंड है, कौन है, वाटर है, तो ये जो हमारा डी लेवल है ये स्प्लिट कर जाता है दो सेट में। ओके, अब ये कैसे करता है, जैसे मैंने आपको बोला, आपने ये ध्यान रखना है कि आपका लिगेंड किस टाइप के, 6 लिगेंड है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग कैसे होती है, नीचे 3 सेट आते हैं ऊपर 2 सेट, लेकिन अगर मैं इसे टेट्राहेड्रल कह देती तो नीचे मेरे 2 सेट आ जाते हैं ऊपर 3 सेट। ठीक है, तो ये माइन्यूट सी बात है, माइंड पर रखना है। ठीक है, तो आपका कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल है, इट मींस ये हमारा T2G लेवल हुआ, ये हमारा EG लेवल हुआ। T2G लेवल को हम ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं, EG लेवल को हम एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके निकल में 8 इलेक्ट्रॉन है, बस आप उसे फिल कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। चलिए ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए पहला इलेक्ट्रॉन फिल किया, दूसरा फिल किया, तीसरा फिल किया, अब आपका चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अब आप बताइए चौथा इलेक्ट्रॉन आप यहाँ फिल करेंगे या फिर यहाँ, मतलब यहाँ आप पेयरिंग कर देंगे या फिर ऊपर डालेंगे, कहाँ करेंगे। तो देखिए ये चीज मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, आपने अब बात करनी है आपका लिगेंड कैसा है। तो देखो ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, कि आपका लिगेंड क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। वाटर एक वीक लिगेंड है, तो हमने क्या बोला, वीक लिगेंड है, तो ये तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। हम जिस दूसरी कंडीशन देख रहे हैं कि दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो अलाउड है या फॉरबिडन है, क्योंकि वाटर तो वीक लिगेंड है, पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर चुका है। ओके, अब देखो यहाँ पर मेरी बात चल रही थी कि मेरे पास, मैंने यहाँ पर को 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 मैंने फिल कर दिया, अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है मैं इसे ऊपर डालूं या नीचे फेयर कर दूं। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये डिपेंड करता है कि आपकी पेयरिंग होगी या फिर नहीं होगी, डिपेंड करता है आपका लिगेंड किस टाइप का है। होता क्या है कि देखो आपके लिगेंड क्या होते हैं, वीक भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। जब देखो आपके पास क्या था, पहले इनिशियली डिजनरेटेड डी शेल था। ठीक है, ये डिजनरेटेड है, सब इक्वल है, जैसे यहाँ पर लिगेंड अप्रोच करता है तो आप इस डी शेल को स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट पे। ओके, अब देखो सपोज मैं बोलूं कि मेरा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल था, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर 2 शेल जाएंगे, नीचे 3 शेल जाएंगे। ओके, अब होता क्या है ना, ये तो स्प्लिटिंग कैसी हो रही है वो तो डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, बट स्प्लिटिंग कितने लेवल पे हो रही है वो डिपेंड करता है कि आपका लिगेंड का नेचर कैसा है। लिगेंड का नेचर कैसा है, इट मींस कि लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या लिगेंड आपका वीक लिगेंड है। होता क्या है कि अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लिया, जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जांपल मैं लूं साइनाइड। ओके, अगर मैं साइनाइड आयन को एज अ लिगेंड कंसीडर कर रही हूँ किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, तो ऑब्वियस सी बात है लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है तो ये भी स्प्लिटिंग कराएगा, बट इसकी वजह से जो स्प्लिटिंग होगी ना वो बहुत ही बड़े लेवल पर होगी। मतलब ये स्प्लिट करेगा, तो देखो मैंने इसको इतना इतना बड़ा दिखाया नहीं है, बट मैं इसे ऐसे दिखा सकती हूँ कि मेरी जो स्प्लिटिंग हुई वो बहुत बड़े लेवल पर हुई, यानी कि ये जो नीचे वाला सेट है और जो मेरा ऊपर वाला सेट है इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है। ओके, तो होता क्या है, अगर यहाँ पर को दो सेट के बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, जैसे हम नीचे पहुंचे थे, हमने 3 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया था, हमने चौथे इलेक्ट्रॉन को फिल करना था, तो देखो साफ साफ बात है ना कि अगर इन दोनों सेट के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड जिसने स्प्लिटिंग कराई, स्प्लिटिंग कौन करा रहा है, लिगेंड, तो स्प्लिटिंग कितनी होगी वो भी कौन डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसा है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग बहुत तगड़ी होगी, बहुत ही ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी। अगर वीक लिगेंड है तो स्प्लिटिंग आपकी छोटू सी होगी, यानी कि एक सेल आपका यहाँ पे और दूसरा शेल आपका यहाँ पे। अब देखिए अगर मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगाया, जैसे साइनाइड लगाया, ठीक है, और यहाँ पे लगाया वाटर, ठीक है, तो साइनाइड की वजह से स्प्लिटिंग मेरी बहुत बड़ी हुई। अब मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर दिए, चौथे इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो मुझे ऊपर अगर मैं जाना चाहूंगी तो भी नहीं जा पाऊंगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपकी कोई बिल्डिंग में 2 फ्लोर के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो आप नीचे फ्लोर से ऊपर फ्लोर पे क्या है, बिना सीढ़ी के थ्रू, मतलब अगर आपकी बस सीढ़ी वगैरह है तो आप जा सकते हैं, वरना कूद के नहीं जा सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत है। तो वही इलेक्ट्रॉन का रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन आपने फिल किए, चौथा इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, पेयर करेगा। लेकिन अगर मैं यही बात किसके केस में करूं, वीक लिगेंड, जैसे अगर मैंने यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ना लेते हुए वीक लिगेंड दिया जैसे वाटर, तो वीक है तो लिगेंड, स्प्लिटिंग ये भी कराएगा, बट वीक लिगेंड की है होने की वजह से इसकी जो स्प्लिटिंग होगी वो छोटी सी स्प्लिटिंग, स्प्लिट कर दिया, तोड़ तो दिया, काम बिगाड़ दिया, लेकिन क्या किया, थोड़ा सा तोड़ा।
अब क्या होगा, वाटर ने लिगेंड तो मतलब स्प्लिटिंग तो कराई, अब देखो मैंने यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, मुझे चौथा इलेक्ट्रॉन भरना, अब मैं सोच रही हूँ चौथे इलेक्ट्रॉन को कहाँ डालूं। अब देखो ये दोनों लेवल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो अब मैं चाहूंगी कि मेरा जो चौथा इलेक्ट्रॉन जाए वो ऊपर वाले शेल पे भी जाए, इक्वल इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन को मैं ऊपर डालू, फिर पांचवा यहाँ, अगेन छठा, सातवां, आठवां, ऐसे डाल सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरा ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो मैं ऊपर नहीं डाल सकती, मैं यहाँ पर को पेयरिंग कराऊंगी, और तभी क्या होता है, हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग की बात करते हैं, वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग ही नहीं होती है, हम लोग क्या है अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेवल पे शिफ्ट कर सकते हैं, ये चीज समझ में आए। तो यही चीज आपने यहाँ पे भी माइंड पर रखनी है कि हमने क्या किया, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किए, चौथा इलेक्ट्रॉन, अब ऑब्वियस सी बात है आपको क्या है, देखो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो ये याद रखना आपने ऊपर ही डालना है, क्यों, क्योंकि आपकी पहली कंडीशन तो यही है कि आपके लिगेंड वीक होने चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर पहली कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है कि लिगेंड वीक है, तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉन को ऊपर ही डालना होगा, क्योंकि वीक लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग बहुत छोटी होती है, तो आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, तो 3 डाले, चौथा यहाँ आया, पांचवा यहाँ आया, 6 वाला हमने यहाँ डाला, 7th यहाँ डाला, 8th यहाँ डाला, तो देखिए हमने अपने इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे फिल करना है, आसान था, कर लेंगे। अब आया हमारा मेन काम, ठीक है, इतना तो हम बहुत बेसिक है, ये तो हम वैसे ही कर सकते हो, जस्ट मेरे को आपको रिवीजन देने के लिए समझाना था, ओके, इतना समझे। अब हमारा मेन काम है कि हमारा जो ये बिफोर, अभी हमने कोई ट्रांजिशन वगैरह नहीं करा है, ठीक है, अभी हमने अपने इलेक्ट्रॉन को डाला है बस, ओके। अब हमारा काम क्या है, अब मैं इसे इनको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ये आपको थोड़ा घिचर पिचर करेंगे, इतना साफ साफ, ओके। अब हमारा मेन काम क्या है, अब हमने यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है, तो मैंने क्या बोला, मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू n प्लस वन, और n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बताइए इस सिस्टम में यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हुई कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपने क्या किया, S इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 प्लस वन, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आई, 3, यानी कि ट्रिपलेट, ओके। तो आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि S की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली, ओके। अब आपने क्या कराना है, अब आपने ये बोलना है कि मेरा ये जो ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स है, अब इसमें मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने की वजह से क्या हुआ, आपका जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट्स में था वो एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हुआ, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है यही जाए यही जाए यही जाए, कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो आपका ने क्या किया, देखो 1 2, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने 1 2 3 4 5 दिखाए, मैंने कहा यहाँ जो मेरा छठा इलेक्ट्रॉन था ये शिफ्ट हो गया ऊपर, ओके। अब इसने यहाँ पर शिफ्टिंग कर ली, अब जरूरी नहीं है कि देखो मैंने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर डाला है वो यहीं पर जाए, अभी मैं आपको ये आगे बताऊंगी, ऑर्गल डायग्राम में हमने यही चीजों को माइंड पर रखना है कि जरूरी नहीं है जो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में डाला वो यहीं जाए, और जरूरी नहीं है कि वो यहाँ जाए, कहीं भी जा सकता है, कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती कि ये पहले पे ही जाएगा दूसरे पे ही जाएगा, ओके। तो सपोज अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, अभी हमने कंडीशंस वगैरह कितनी पॉसिबल स्टेट है वो नहीं देखना है, अभी जस्ट मैं आपको मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, तो मैंने जस्ट इसको उठा के यहाँ रख दिया, मेरी मर्जी में यहाँ भी रख सकती थी, ठीक है, आपकी मर्जी भी आप कहीं भी रख लीजिए, ओके। आपने इतना कर दिया, चलो ट्रांजिशन करा दिए, एक इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट पे था उसे एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन, आपने एक ट्रांजिशन यहाँ पर करा दिया, ओके। अब हुआ क्या, अब हमने बिफोर ट्रांजिशन तो हमने देख लिया कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी है, अब हम आफ्टर ट्रांजिशन भी देख लें तो कितनी आएंगी, देखिए वही काम करेंगे, मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू S इज इक्वल टू n प्लस वन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टिल आपके दो हैं 1 2, ओके। तो आपने क्या किया, 2 प्लस वन इज इक्वल टू 3, तो देखो अभी भी बिफोर ट्रांजिशन स्पिन मल्टीप्लिसिटी S इज इक्वल टू 3, और आफ्टर ट्रांजिशन स्पिन मल्टीप्लिसिटी S इज इक्वल टू अगेन 3, इट मींस क्या हुआ, यहाँ पर पहले भी 3 था आफ्टर भी 3 था, यानी कि जो चेंज आया स्पिन मल्टीप्लिसिटी में वो जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या बोला, अगर जीरो होगा तो ट्रांजिशन आपका अलाउ, तो ये वाले कॉम्प्लेक्स ने क्या है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, लिगेंड आपका वीक है, दूसरा यहाँ पे जो आपका ट्रांजिशन है वो आपका अलाउड है, तो बस इतना काम आपने करना है, तो आप बोलेंगे हाँ हम इस ट्रांजिशन के लिए क्या कर सकते हैं, ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बना सकते हैं, और अगर ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बना सकते हैं तो हम इसके लिए एक स्पेक्ट्रा भी ड्रॉ करेंगे, इतनी चीज क्लियर आई। अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल मैंने किसके लिए लिया है, Mn का लिया है, Mn का लिया है, Mn के साथ लिगेंड आपके हैं वाटर, तो देखो इसने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, वाटर आपका एक वीक लिगेंड है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, हमको जो सेकंड कंडीशन चेक करनी है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्ट्राइडल है, मैंने लिख दिया ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स वीक लिगेंड, ओके। अब हुआ क्या, देखिए आपने देखो मैग्नीज का अगर आप Mn की बात करेंगे तो आपने क्या किया,
तो देखो अगर आप Mn की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलो मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया 3d5 4s2 ओके। बट यहाँ जो Mn है वो कौन से स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इट मींस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल से जाएंगे यानी कि 4s के शेल से जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमने स्किप कर दिए, बचे हमारे पास क्या 3d5 ओके। तो हमने क्या बोला था, अगर आप कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स लेते हैं वहां मेटल के पास d ही शेल होता है लास्ट में ओके। तो हमने लिया 3d5 ओके। अब वही चीज करना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, आप फिल कीजिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो स्प्लिटिंग कैसे हुई, ऊपर हमारा Eg नीचे हमारा T2G, ये तो बेसिक है। अगर उल्टा होता यानी कि टेट्राहेड्रल होता तो ऊपर हम क्या करते, T2G को तो डालते, पर टेट्राहेड्रल के केस में जीरेट नहीं लगता, हम उसे जस्ट T2 बोलते, नीचे हमारा Eg आता बट G नहीं लगता, सिंपल हम उसे E बोलते। इतनी चीज क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए, चलिए 5 इलेक्ट्रॉन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वीक लिगेंड है, स्प्लिटिंग छोटी हुई आप ऊपर डाल सकते हैं, तो 3 यहाँ गए, चौथा यहाँ गया, पांचवा यहाँ गया ओके। स्प्लिट ये आपने कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप s की वैल्यू निकालो, s इज इक्वल टू n+1, n आपके कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 के 5 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी कि 5+1 यानी कि s की वैल्यू आई है आपकी 6 ओके, बिफोर ट्रांजिशन ओके। अब हम इसमें ट्रांजिशन कराते हैं, हमारे जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है उसे एक्साइटेड स्टेट में डालते हैं। तो देखो इन तीनों में से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, अब जरूरी नहीं है आप यहीं से निकाल रहे, यहीं से निकाल रहे, यहीं से निकाल रहे, और कहीं से भी निकाल सकते हैं और कहीं पे भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो सपोज मैंने बोला कि मैंने अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकाला और यहाँ फर्स्ट वाले में डाल दिया, तो यहाँ पेयरिंग होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्साइटेड ट्रांजिशन हुआ, आपने इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में डाल दिया, बाकी चीजें एज इट इज है ओके। अब आपने एस की वैल्यू निकालनी है, तो क्या है देखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 यानी कि 3+1 इज इक्वल टू क्या हुआ, एस इज इक्वल टू 4। तो देखो बिफोर ट्रांजिशन एस इज इक्वल टू 6, लेकिन आफ्टर ट्रांजिशन एस इज इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पर को डेल्टा एस में कुछ ना कुछ चेंज आया, डेल्टा एस आपका 0 नहीं है। इट मींस क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि आपका लिगेंड क्या है, वीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। लेकिन सेकंड कंडीशन की यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो आपका क्या है, अलाउड है, ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ ट्रांजिशन आपका फॉरबिडन है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स ने सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसके लिए आप ऑर्गल एनर्जी डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते। और अगर ऑर्गल एनर्जी डायग्राम ही ड्रॉ नहीं हुआ तो आप इसके लिए क्या है, स्पेक्ट्रा भी ड्रॉ नहीं कर सकते, ये कॉम्प्लेक्स आपका स्पेक्ट्रा नहीं बनाएगा। आसान था, बस इतनी चीज आपने माइंड पर रखनी थी, इतना आया, इतना कर लेंगे, ये आपने कंडीशंस बतानी है ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलरली, मैंने थोड़ा लेंथी कर लिया बट होप अगर आपको समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इतना समझे। तो अब हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं ऑर्गल एनर्जी डायग्राम कैसे बनाना है, बहुत आसान है, अब देखो अब बहुत चुटकियों में समझ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए पहला ऑर्गल एनर्जी डायग्राम से बात करते हैं। तो पहला जो ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, हम D1 कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं। देखिए ना, अभी एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर हम ना एग्जाम्पल्स नहीं लेते, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपके यहाँ पर को दिए हैं बट आपको वहां पर एग्जाम में एग्जाम्पल्स नहीं देते कि चलो दे भी सकते हैं, आपके एग्जाम यूनिवर्सिटी की बेसिस पर रहता है कि अगर जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल खुद से लिया है, अगर मैं इसे D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बनाना बोलेंगे तो मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया कि टाइटेनियम का मेरा कॉम्प्लेक्स है जहां पर वाटर एज अ लिगेंड है और कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल है ओके। और यहाँ पर जो टाइटेनियम है इसका, अगर इस टाइटेनियम का मैं डी शेल का कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ये D1 कॉन्फ़िगरेशन का है, तो इस कॉम्प्लेक्स को मैंने कहाँ रख दिया, D1 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ओके। तो हमने जो ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बनाना है वो एक ऐसे, अब इसके अलावा नंबर ऑफ टाइप के कॉम्प्लेक्स हो सकता है, नंबर ऑफ टाइप के ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जहां पर सेम कंडीशन हो रही हो, आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल हो, वीक लिगेंड हो और मेटल के पास D1 कॉन्फ़िगरेशन हो। तो एक एग्जांपल हमने लिया है, इसके अलावा भी बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप एग्जांपल पुट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, वरना कोई ऐसे जरूरी नहीं होता है, ठीक है। एग्जांपल्स के रिस्पेक्ट में हम बात नहीं करते, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हमने बोला कि हमने ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बनाना है फॉर अ D1 कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड है वो आपका एक टाइप का ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। एग्जांपल के लिए मैंने दिखा दिया आपको, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है, टाइटेनियम के जो मेटल है D1 कॉन्फ़िगरेशन में, वाटर आपका वीक लिगेंड है और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल है ओके। अब हम इसके लिए क्या है, ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ आपने यहाँ पर 3 स्टेप्स को फॉलो करना है ओके। अब ये 3 स्टेप्स क्या रहेंगे तो ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप आपने क्या करना है, ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं, अभी भी बताऊंगी कैसे निकालते हैं ओके। दूसरी चीज, दूसरे स्टेप में हमने वही ट्रांजिशन कराना है, देखो मैंने जो अभी आपको ट्रांजिशन सिखाया वही ट्रांजिशन आपने यहाँ पे करवाना है, ठीक है, समझ में आया। तो ट्रांजिशन जो हमने आगे डिस्कस किया वो वेस्ट नहीं गया, हमने वही हमने यहाँ पे कराना है। और थर्ड स्टेप में हमने फाइनली अपना ऑर्गल एनर्जी डायग्राम और स्पेक्ट्रा बनाना है, बस इतना ही आपको काम करना है, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, बहुत आसान है, आप जस्ट देखिए, ठीक है।
सबसे पहले देखो स्टेप फर्स्ट मैंने बोला, स्टेप फर्स्ट में हमने हमारे पास क्या करना है, ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो मैं बोलूंगी कि मेरे पास G1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है, तो आपको निकालना सिखाया था, अभी भी बता देते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, D1 को लिखा, मैंने अपना D शेल बनाया, डी में अपना एक इलेक्ट्रॉन को पुट किया। ओके, अब क्या है, अब मेरे को यहाँ पर अगर ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है, तो देखो ग्राउंड स्टेट टर्म को हम कैसे लिखते थे, रिवीजन के लिए बोलूं तो हम ऊपर लिखते थे मल्टीप्लिसिटी पावर पे, फिर यहाँ पर लिखते थे L और बेस पे लिखते थे J। ओके, लेकिन जब भी आप ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ आपको J की नीड नहीं होती, आपको बस S की वैल्यू पता होनी चाहिए और L की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, यहाँ पर क्या है, इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू रखिए, आप इसे बोलते हैं +2, इसे बोलते हैं +1, ये होता है 0, ये -1, ये होता है आपका -2। ओके, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले L की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बोला था, ये L M S ये क्या होता है, अदर क्वांटम नंबर होते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटम नंबर्स आप पढ़ते हैं वो होता है कैपिटल है, मतलब जैसे यहाँ कैपिटल कहते हैं, यहाँ होता है आपका स्मॉल है। ओके, आप क्वांटम नंबर क्या पढ़ते हैं, स्मॉल एल पढ़ते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये तो क्वांटम नंबर्स होते हैं, इनके अलावा जब हम इन्हें कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं तो उससे हम बोलते हैं अदर क्वांटम नंबर्स, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो हमने क्या करना है, ये एल की, एस की, एम की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसानी से निकलती है। देखिए आपने एल की वैल्यू कैसे निकाली, कि आप जस्ट ये देखो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल पे प्रेजेंट है, हमने उनकी वैल्यूज लिखी हुई है। आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो +2 वाले लेवल पे प्रेजेंट है, +2 वाले लेवल पे प्रेजेंट है, मतलब आपके पास एल की वैल्यू क्या हो गई, +2 हो गई। कितना आसान था, ठीक है। उसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एस की वैल्यू निकालनी है। एस क्या होता है, एस होता है आपका, एस क्या होता है, एस होता है आपकी स्पिन। तो आपके क्या इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, तो देखो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी आपका अनपेयर्ड है। तो आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, हाफ। अगर ये पेयर्ड हो जाता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0, क्योंकि एक हाफ और एक हाफ किसके इक्वल होगा, 0, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अभी आपके पास एक ही स्पिन वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसकी वैल्यू क्या बोलेंगे, एस की वैल्यू होगी आपकी हाफ। ओके, अगला एम क्या होता है, एम होता है आपका मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, अभी अभी बताया था, n+1। तो बनाइए n+1 किसके इक्वल हुआ, n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि मल्टीप्लिसिटी इज 2। कितना आसान था, कर लेंगे। बस ये 3 वैल्यू, जे यहाँ निकालना ही नहीं, कंफ्यूजन लेना ही नहीं है, बस 3 वैल्यू आपने यहाँ पे निकालनी, ठीक है। अब निकाल लिया, अब आपने याद किया रिप्रेजेंटेशन हम कैसे दिखाते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म का। हम लोगों को क्या है, ऊपर एस की वैल्यू लिखनी होती है, नीचे जे की वैल्यू, और एल की हम वैल्यू नहीं लिखते हैं, एल को 2 नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, एल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। होता ये है कि आपका एल के पास क्या हो सकती है, अलग अलग वैल्यू हो सकती है, एल में भी 0, एल में भी 1, एल में भी 2, एल में भी 3, एल में भी 4। ओके, अगर एल की वैल्यू हमारी 0 आई तो हम एल को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, वो भी कैपिटल एस से, 1 आई तो पी से, 2 आई तो डी से, 3 आई तो एफ से, 4 आई तो जी से। ओके, तो यहाँ पर हमारी एल की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, तो हम एल की प्लेस पे इसकी वैल्यू ना पुट करके क्या लिखेंगे, डी। तो मैंने क्या लिख दिया, देखो मैंने क्या बोला, नीचे जे नहीं लिखना है आपने, बस ऊपर एस यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी, फिर नीचे क्या होगा, एल। तो देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि एम की वैल्यू कितनी, देखो एस को आप स्पिन मत समझिएगा, ठीक है। एस तो आप मतलब ये वाले एस को आप स्पिन में समझिएगा, एस तो आपकी स्पिन है, बट ये वाला जो एस है ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे मैं एम कर देती हूँ, चलिए एम कर दिया, ठीक है। एम मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब यहाँ पर आप एम की वैल्यू रखिए, क्या रखेंगे, 2। ओके, और एल की वैल्यू ना रखिए, एल के लिए ये रखेंगे कि 2 किसके इक्वल होता है, डी। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 2d, तो बन गई आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म। कितना आसान था, ठीक है। अभी तो मैं आपको निकालना भी सिखा रही हूँ, बट ना अभी मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक दिखाऊंगी कि कैसे आपकी, अगर आपको सीधे बोल दिया D1 कॉन्फ़िगरेशन, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा एक टेबल को याद करके, एक फॉर्मेट को याद करके, कि हाँ अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आएगी, 2d आएगी, ऐसे। ओके, तो अभी तो जस्ट समझिए क्योंकि प्रॉपर हम चलेंगे, लेकिन लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक है। तो आपने पहले स्टेप का काम कर लिया, आपने ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल दिया, जो निकला आपका 2d। ओके, अब पहले स्टेप को यहीं फिनिश करो, अब आप आओ सेकंड स्टेप में, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने ट्रांजिशन दिखाना है, तो ट्रांजिशन कैसे दिखाएंगे, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन आपने कैसे दिखाना है ना, देखिए एक मिनट रुकिएगा। देखिए ट्रांजिशन आप कैसे दिखाएंगे, आपके पास D1 इलेक्ट्रॉन था और कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल है, इट मीन नीचे वाले सेट को आप T2G बोलेंगे, ऊपर वाले सेट को आप EG बोलेंगे। ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने T2G 3 बार क्यों लिख दिया, ये भी मेरा T2G, ये भी मेरा T2G, ये भी मेरा T2G। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, आपके इलेक्ट्रॉन, जैसे आपके पास D1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस सी बात है वो T2G सेट पे जाएगा। अब मैंने क्या बोला, कोई जरूरी नहीं है कि T2G में जो मेरे 3 सेट है ना,
एक दो तीन, ये जो तीन सेट है, अगर मैं इसे एक्स वाई और जेड बोलूं तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्स में जाए, मे बी वो वाई में भी जा सकता है, मे बी वो जेड में भी जा सकता है। तो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करने की अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो देखो होगा ये कि मेरे पास जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको दिखाऊंगी कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन को पुट करने की तीन पॉसिबिलिटी है। कौन सी, पहले मैंने उसे एक्स में डाला, ठीक है, पहले वाले सेट में, ये T2G वाले सेट में, इसे मैंने फर्स्ट सेट बता देती हूँ, इसे मैंने कहा डाला, एक्स में डाला। ओके, अगले में जो मेरा सेकंड T2G सेट है, इसमें मैंने बोला कि मे बी मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो, वाई में हो, ये भी हो सकता है। और तीसरी वाली कंडीशन में मैंने बोला कि मे बी मेरा इलेक्ट्रॉन जेड में भी हो सकता है। तो मैंने तीन कंडीशन, तीन पॉसिबल अरेंजमेंट दिखाए अपने इलेक्ट्रॉन के, कहा T2G सेट में। ओके, लेकिन ऊपर वाले सेट में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऊपर तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इतनी चीज समझ में आई? तो आप नीचे लिखिएगा पॉसिबिलिटी कितनी है आपकी, तीन पॉसिबिलिटी है, पूरा लिखिएगा। यहाँ स्पेस नहीं थी, मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं ये बता ही दूंगी। इतनी चीज क्लियर है? अब क्या करेंगे, बस इतना करना है, ठीक है। अब आप बात करेंगे अपने ट्रांजिशन की। अब आप इसमें ट्रांजिशन करा रहे हैं, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, आपका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट था वो एक्साइटेड होकर ऊपर जाएगा। अब देखो वही बात तो हो गई, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी लेवल पर था तो वो एक्साइट होकर ऊपर जाएगा। एक्साइटेशन के बाद आपके पास दो लेवल है। अब जरूरी नहीं है कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, जरूरी है कि, मतलब जरूरी ये भी नहीं है कि वो यहाँ जाए। तो ऊपर भी आपके पास दो पॉसिबिलिटी है कि आपका एक ईजी ये है, एक ईजी आपने ये लिया, पहले मैं बोला कि मेरे जो पहले वाला सेट है यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन गया, दूसरे में बोला कि मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। तो देखो ऊपर वाले केस में, मतलब आफ्टर ट्रांजिशन आपके क्या हुई, कितनी पॉसिबिलिटी बनी, दो पॉसिबिलिटी बनी। किसकी बनी, ईजी की बनी। बिफोर ट्रांजिशन कितनी पॉसिबिलिटी बनी, थ्री पॉसिबिलिटी बनी। किसकी बनी, T2G की बनी। इतनी चीज समझ में आए? तो ये चीज आपने यहाँ पर करना है, और आप देख सकते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आपकी एज इट इज है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल सही से लिए, तो कोई एग्जाम मतलब कोई भी चेंज यहाँ पर को नहीं आ रहा। इतनी चीज समझ में आई? अब आपने क्या किया, देखिए ये वाला पूरा किया, बस इतना छोड़ देना है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ेंगे। अब थर्ड स्टेप में आप बात करेंगे सीधे ऑर्गल डायग्राम की, और ऑर्गल डायग्राम बना के आप स्पेक्ट्रा ड्रॉ कराएंगे। ठीक है, अब ऑर्गल डायग्राम कैसे बनेगा, आपने कुछ नहीं करना है, एक यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब वर्टिकली, जो आपको एनर्जी की बात करेगा, क्योंकि ये ऑर्गल एनर्जी डायग्राम है तो ये एनर्जी के करस्पॉन्डिंग की बात करेगा। और सेंटर पे एक पॉइंट लगा देना है जिसमें आपने अपनी पहले स्टेप में जो आपने ग्राउंड स्टेट टर्म निकाली है उसे लिखना है, जैसे आपने लिख दिया 2D। ओके, उसके बाद आपको पता है जो आपका डी सेट है वो कितने में स्प्लिट करता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक और बार दिखा दूं, मैंने आपको ये पहले भी दिखाया था, ये टेबल। ओके, जो आपके टर्म सिंबल्स होते हैं ना, S P D F G, ओके, ये जो आपके टर्म सिंबल्स होते हैं वो कितने में स्प्लिट करते हैं। जैसे आपने, ये तो आपका कॉमन है कि जो आपका डी ऑर्बिट है वो दो सेट में स्प्लिट करता है। कौन कौन सी, अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो T2G और EG, लेकिन टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो जीरेट नहीं लगता, बोला था T2 और E। ओके, सिमिलरली दूसरे ऑर्बिट भी तो स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे S ऑर्बिट स्प्लिट करेगा तो एक ही लेवल पे स्प्लिट करता है A1G, लेकिन अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करी तब मैंने जीरेट लगाया। ठीक है, अगर टेट्राहेड्रल में कर दूंगी तो जीरेट हटा दूंगी, सिंपल ये बच जाएगा A1। ओके, सिमिलरली P स्प्लिट करता है, D स्प्लिट करता है, F J, ये अलग अलग। अभी आगे क्या है, F की भी बात पढ़ेंगे, आपको F भी मिलेगा। F में क्या है, आप दो बार स्प्लिटिंग नहीं कराएंगे, तीन बार स्प्लिटिंग कराएंगे। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ, आपके पास डी वाला शेल था, डी वाली टर्म थी, डी टर्म कितने में तोड़ती है, दो में टूटती है, तो आपने दो में तोड़ा। कौन कौन सी में टूटती है, ईजी और T2G। तो अब एक चीज आप माइंड पर रखिए, दो चीज माइंड पर रखिए, देखिए कौन सी, जैसे आपने यहाँ पे बोला है ना कि आपका जो डी सेट है वो किस में टूटता है, T2G और EG। तो यहाँ पे जो आप T2G और EG लिखते हैं वो आपका इसमें लिखते हैं स्मॉल में, आप T कभी भी ऐसा नहीं लिखते T2G, आप उसे हमेशा T2G लिखते हैं और EG लिखते हैं। लेकिन जब भी आप ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, जैसे आपको पता है हम लोग यही वाले यूनिट के अंदर जितने भी टर्म्स वगैरह, टर्म सिंबल वगैरह पढ़ते हैं वो कैपिटल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये T2G EG है वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, कैपिटल में। अब हम इसे T2G ना बोल के कैपिटल T2G बोलेंगे, इसे EG ना बोल के कैपिटल EG बोलेंगे। तो देखो मैंने यहाँ EG ऐसे ना लिख के क्या किया, कैपिटल में लिखा है, यहाँ ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा है। तो समझ में आया, स्प्लिटिंग तो आपको समझ में आ रही है कि डी आपके दो सेट में टूटता है, T2G और EG, बट वो जो T2G और EG है वो आपने कैपिटल में लेने। ओके, अब दूसरी चीज ये कि मैंने T2G को नीचे क्यों रखा, EG को ऊपर क्यों रखा। मैं ऐसा भी तो बोल सकती थी कि मेरा EG नीचे है, T2G ऊपर है। तो होता क्या है, हमने नीचे इसको लेना है जो हमारा यहाँ होता है। देखो ये हमारा, मतलब ये हमें क्या दिखा रहा है, हमारा ट्रांजिशन कहाँ से हुआ, T2G से EG में हुआ। तो हमारी क्या है, T2G लेवल पहले था, उसके बाद हमारा EG हुआ, ट्रांजिशन कहाँ से हुआ, T2G to EG। तो आपने क्या लिखा, नीचे T2G ऊपर EG, और एरो लगा दीजिएगा कि आपका ट्रांजिशन T2G से EG में हुआ है। इतनी चीज समझ में आई, ये जो बना इसी को बोलते हैं आप ऑर्गल एनर्जी डायग्राम।
समझ में आया? ये आपने क्या दिखाया ट्रांजिशन की, आपका जो ट्रांजिशन हुआ है वो इस लेवल से इस लेवल में हुआ है, ये हुआ आपका ऑर्गल एनर्जी डायग्राम। आप इस ऑर्गल एनर्जी डायग्राम से समझ गए कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका 2D वाला है, यानी कि अगर 2D के लिए आप अगर बोलेंगे कि ग्राउंड स्टेट टर्म 2D है तो इट मींस क्या होगा, यहाँ पे जो आपका मेटल है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D1 होगा। ओके, और आपने क्या किया, उसे स्प्लिट किया, और स्प्लिटिंग कैसे हुई, Eg और T2g में हुई, यानी कि आपका जो इनिशियल मतलब आपका जो ट्रांजिशन हुआ वो T2g लेवल से Eg लेवल पे हुआ। इतना ही होता है आपका ऑर्गल एनर्जी डायग्राम। कितना आसान था, देखिए कुछ नहीं करना, इतना समझे। अब इसकी रिस्पेक्ट में आप स्पेक्ट्रा कैसे बनाएंगे, तो स्पेक्ट्रा कैसे बनेगा, बहुत आसान है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए आप क्या कराएंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल लाइन दिखाएंगे, जो जैसे मैंने आपको बोला जो स्पेक्ट्रा बनता है वो किसी की रिस्पेक्ट में बनता है, तो यहाँ जो स्पेक्ट्रा बनता है वो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ की रिस्पेक्ट में बनता है। वेवलेंथ या फिर आप इसे वेव नंबर भी बोल सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या है, यहाँ पे एक पीक दिखानी है। आप देखो यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुआ है, एक ट्रांजिशन हुआ, एक ट्रांजिशन की वजह से आपको इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, एक सिंगल शार्प पीक देखने को मिलेगी, और आपने यहाँ पर एक सिंगल शार्प पीक दिखा दी। और इसके ऊपर लिख दीजिएगा कि आपका ट्रांजिशन T2g लेवल से कहाँ के लेवल पे हुआ, Eg लेवल पे हुआ। आप इसे ऐसे मत लिखिएगा T2g से Eg, ऐसे मत लिखिएगा, आप यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे कि ट्रांजिशन T2g से Eg में हुआ, यहाँ ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। और ये बन गया आपका स्पेक्ट्रम। इतना सा काम था, कितना आसान था बताइए। हमने तो सारी चीजें पहले मतलब टाइम जितना भी लिया वो आगे लिया, ऑर्गल एनर्जी डायग्राम को समझाते हैं तो कुछ भी टाइम नहीं आया। इतनी चीज समझे, कितना आसान था। ऐसे बन जाता है आपका ऑर्गल एनर्जी डायग्राम, 3 स्टेप को आपने बस फॉलो करना है। इतनी चीज समझे, समझ में है ना। और यहाँ पर कैसे लिखना है आपको पता चला। यहाँ पे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए अगर मैं थ्योरी के फॉर्म में बताऊं तो आप बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में आपके नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं, 3 अरेंजमेंट है, समझ में आया। नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं, 3 अरेंजमेंट है। फिर यहाँ लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं, कितने अरेंजमेंट थे, 2 अरेंजमेंट। तो ऐसे आपने थ्योरी पर लिखना है। इतनी चीज समझे। तो पहला ट्रांजिशन समझ में आया, पहला ऑर्गल डायग्राम समझ में आया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गल डायग्राम पे। ओके, तो आगे बढ़िए चलिए, ठीक है। अब देखो ना, ये इसी में एक और केस बता रहा है, ये बोल रहा है कि कभी कभी हमने ये भी देखा है, जैसे आपके टाइटेनियम का जो हमने ये कॉम्प्लेक्स दिया, ये ऊपर जो हमने डिस्कस किया, जहां पर टाइटेनियम आपका क्या है, D1 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, वो होता है जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन भी होता है। हमने जॉन टॉलर इफेक्ट पढ़ा हुआ था, CFT में ही पढ़ा हुआ था। जॉन टॉलर इफेक्ट क्या होता है, तो जॉन टॉलर इफेक्ट से क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ये लेवल है ना, देखो पहले आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ था, फिर आपने इसे एक्साइटेड करके ऊपर लेवल पे डाला, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे। अब होता क्या है, ये एक्साइटेड लेवल क्या है, फर्दर स्प्लिट कर जाती है 2 लेवल पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको 2 टाइप की यहाँ पर ट्रांजिशन देखने को मिला। एक ट्रांजिशन तो ये वाला हुआ जो आपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर डाला, ये वाला ट्रांजिशन हुआ। दूसरा जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन की वजह से आपको दूसरा ट्रांजिशन भी देखने को मिलता है कभी कभार। ओके, वही चीज है, सेम चीज आपने जैसे ऊपर की वही चीज है। अब ये जॉन टॉलर की वजह से आपको जो पीक्स देखने को मिलेगी ना, यहाँ पे ऑर्गल डायग्राम तो सेम होगा, बट पीक्स जो आपको देखने को मिलेगी वो कैसी होगी, देखो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ की है, बट यहाँ पर एक शार्प पीक नहीं है, आपको 2 पीक देखने को मिल रही है। एक पीक आपकी कुछ ऐसी है, देखिए एक पीक आपकी कुछ ऐसी रहती है, ये आई, दूसरी पीक इसके नीचे आ जाती है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई 2 पीक देखने को मिलती है, किसकी वजह से, ये होता है आपका जॉन टॉलर इफेक्ट की वजह से आपकी पीक में क्या है, थोड़ा चेंजेस आता है। समझ में आए, क्योंकि 2 ट्रांजिशन हो जा रहा है। समझ में आई इतनी चीज। तो ये हमारा D1 की बात हुई। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं D2। तो अब फास्ट चलते हैं। अब आप समझ गए होंगे D2 में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो D2 के केस में, सॉरी D2 नहीं, सॉरी, अब हम D9 की बात करें, ठीक है। आगे पीछे मतलब ऐसे चलता रहता है, ठीक है। D9 कॉन्फ़िगरेशन है, अगेन आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑक्ट्राहेड्रल। एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिया है कॉपर का COH2O, पॉजिटिव का चार्ज है, यानी कि कॉपर के ऊपर। तो यहाँ पर आपका लिगेंड देखो वीक लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्ट्राहेड्रल है। तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर गया, दूसरी कंडीशन भी करेगा, क्योंकि हमने एग्जांपल लिए तो गलत तो लिए नहीं है, तो सही एग्जांपल्स हैं। तो हम अभी भी 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में आप बात करेंगे कि आपका जो D9 कॉन्फ़िगरेशन है, आप उसे लिखेंगे, आपने D9 बनाया यहाँ पर +2 +1 0 -1 -2। ओके, अब अपने D9 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिए। अब आपको मैं करके भी दिखाऊंगी, देख लेते हैं, चलिए। आपने अपने 9 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक आपका वैकेंट है, वरना सब पेयर्ड है। ओके, अब आपने क्या करना है, ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्टली आप क्या करेंगे, एल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, कैसे मिलेगी एल की वैल्यू, देखो कुछ नहीं करना है। आपने देखो ये वाले सेट में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैल्यू कितनी है, +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या है, 2 × +2। ओके, अगले में यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू कितनी है, +1,
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू 0 तो ओवरऑल 0। ओके, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू कितनी है? -1। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू कितनी है आपकी? -2। इन सबको आप आपस में ऐड कर दीजिए तो देखिए क्या वैल्यू आएगी आपको। देखो +2 × 2 = 4 प्लस +2 सॉरी +1 × 2 क्या हो जाएगा? +2। तो यहाँ पर आ गया आपका +2। उसके बाद अगेन प्लस और यहाँ पर क्या हुआ? 2 × -1 कितना हो जाएगा? -2 प्लस 1 × -2 कितना हो जाएगा? -2। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ? 4 + 2 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -2। तो देखिए इसे सॉल्व करके देखिए क्या आएगा आपका? 2 +2 आएगा। ओके, तो आपको क्या मिली? एल की वैल्यू 2। ओके, और हमने क्या बोला था? एल के लिए हम लोग वैल्यू पुट नहीं करते, एल के लिए हम सिंबल पुट करते हैं। हमने क्या बोला? एल की वैल्यू में भी 0, एल की वैल्यू में भी 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, बट 2 जब होती थी हम क्या बोलते थे? जब वैल्यू 2 होगी तो हम एल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टेबल अभी दिखाई थी, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। जब एल की वैल्यू 2 तो हम रिप्रेजेंट करेंगे डी, जैसे हमने पहले किया। तो देखो एल की वैल्यू 2 आई है, सो सॉरी एल की वैल्यू 2 आई है तो हमने एल की प्लेस में क्या रख दिया? डी। ओके, अगला है आपका स्पिन। स्पिन कैसे चेक करेंगे? तो देखो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की वैल्यू क्या होगी? +हाफ, दूसरे की वैल्यू क्या होगी? -हाफ। प्लस माइनस किसके इक्वल हो गया? 0, यानी कि ये वैल्यू आपकी ओवरऑल 0, यहाँ भी आपकी वैल्यू 0, यहाँ भी आपकी वैल्यू 0, यहाँ भी आपकी वैल्यू 0, यहाँ पे आपके स्पिन की वैल्यू बनेगी वो होगी आपकी +हाफ। तो ओवरऑल आपकी स्पिन की वैल्यू क्या होगी? +हाफ। ओके, लास्टली आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? मल्टीप्लिसिटी किसके इक्वल है? n+1। n मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n+1 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 2, यानी कि मल्टीप्लिसिटी आ गई 2। इतना से समझ में आया। अब आप निकाल लीजिए ग्राउंड स्टेट टर्म। ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकलेगी? हमने बोला ऊपर मल्टीप्लिसिटी, नीचे एल की वैल्यू। एल की वैल्यू 2 है तो हमने इसे डी से रिप्रेजेंट किया, तो डी और पावर में मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी कितनी आई? 2, तो आपको मिल गया कि आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है? 2d है। इतना समझ में आया? बस यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। ओके, अब आगे बढ़ेंगे सेकंड स्टेप में। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में कुछ नहीं करना है, बस आपने ट्रांजिशन कराना है। ठीक है, आपके पास D9 कॉन्फ़िगरेशन था, आपने अपने पहले इलेक्ट्रॉन को फिल किया। तो देखो यहाँ हमने कैसे फिल किया, मैं इसे इरेज करके, चलो इरेज करके दिखा देती हूँ। हमने इलेक्ट्रॉन फिल कैसे किए, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया। हमारे पास 9 थे, एक यहाँ किया, दूसरा यहाँ किया, तीसरा यहाँ किया। ऑब्वियस सी बात है चौथा ऊपर जाएगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पर लिगेंड किस कौन से थे? वाटर है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड। तो चौथा इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर डाला, पांचवा यहाँ डाला, इसको मत देखिए अभी। ठीक है, पांचवा इधर डाला। अब मैंने छठा यहाँ डाला, सेवंथ यहाँ डाला, 8th यहाँ डाला। अब मेरे पास 9th डालना है। 9th में कहाँ डालूंगी? देखिए 9th मेरी चांस ये है कि मैं इसे यहाँ भी डाल सकती हूँ, मेरी चांस ये है कि मैं इसे यहाँ भी डाल सकती हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने 2 केस दिखाया। मैंने कहा मेरे पास 2 केस हैं ईजी के सेट में। कौन कौन से 2 केस हैं? कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज हैं? मैंने बोला मे बी मेरा एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और मैंने बोला एक बार मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो देखो मेरी पॉसिबिलिटी कितनी आई? 2। तो नीचे यानी कि इस लेवल को आप क्या बोलेंगे? ये लेवल आपका T2G लेवल, ये लेवल आपका EG लेवल। तो देखो T2G में आपको अभी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही। कहाँ पॉसिबिलिटी मिल रही है? EG। तो वो भी पॉसिबिलिटी कितनी मिल रही है? 2 पॉसिबिलिटी मिल रही है। वो भी किस में मिल रही है? EG में मिल रही है। ओके, इसे आप EG बोलते, मतलब यहाँ EG ऐसे लिखा है, बट यहाँ जब लिखेंगे आप उसे कैपिटल EG कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ हमारी पॉसिबिलिटी कहाँ मिली? फर्स्टली हमें EG में मिली, T2G में नहीं मिली। ओके, अब हमने क्या किया? सेम ट्रांजिशन कराना चाहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, ट्रांजिशन हुआ। ट्रांजिशन कहाँ से हुआ? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, अब देखो अब हमारी क्या पॉसिबिलिटी बनती है? अब मैंने बोला मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऊपर डालना है। अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, अभी मैं बोल नहीं रही हूँ कि कहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन लिया, अभी जस्ट बोल रही हूँ मैंने नीचे से एक इलेक्ट्रॉन डाला और यहाँ डाला, यहाँ डाला। अब मैं कहीं भी डाल सकती हूँ, फिल हो जाएगा। मतलब ऊपर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी ना। अगर ये वाला केस है तो भी डबल होगा, ये वाला केस है तो भी डबल होगा। कोई भी पॉसिबिलिटी हमारे पास ऊपर नहीं है, मतलब EG लेवल पे ट्रांजिशन के बाद कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो आप साफ साफ देख रहे हैं। लेकिन T2G लेवल पे पॉसिबिलिटी है क्या? ये 3 जो आपके सेट है, मतलब सेट नहीं बोलना चाहिए, 3 जो आपके ऑर्बिट है T2G में, ये तीनों में से कहीं से भी आपके इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो देखो हमने 3 टाइप के आपके अरेंजमेंट दिखाए। कौन कौन से अरेंजमेंट? मे बी आपने जो इलेक्ट्रॉन निकाला पहले आपने लास्ट वाले ऑर्बिट से निकाला, फिर आपने बीच वाले ऑर्बिट से निकाला, फिर आपने फर्स्ट वाले। तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 3 पॉसिबिलिटी। तो आप क्या बोलेंगे कि आपके बिफोर ट्रांजिशन आपकी पॉसिबिलिटी बनी 2 बनी, वो भी कहाँ बनी? EG लेवल पे। ओके, बट आफ्टर ट्रांजिशन आपकी कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 3 पॉसिबिलिटी, वो भी कहाँ बनी? T2G लेवल पे। ओके, तो अब आपने बस इसको यहाँ छोड़ना है। जब आप स्टेप थर्ड पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे? वही चीज एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी? एनर्जी को। लेकिन आपने देखो सेंटर पे एक पॉइंट बना, यहाँ पर आपने अपना
जो आपका ग्राउंड स्टेट है लिखी, 2D थी 2D लिखी, ओके। अब देखो D आपका 2 सेट में टूटेगा, आपने 2 सेट में तो तोड़ दिया, बट यहाँ पर आपने नीचे EG लिखा है, ऊपर T2G लिखा है, क्यों? क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर आपकी जो पहली पॉसिबिलिटी आपको मिल रही थी वो EG लेवल पे मिल रही थी, और यहाँ आपको फिर किस में मिली, T2G, यानी कि पहली पॉसिबिलिटी आपको जहां मिलती है, जैसे मैंने ऊपर ये बोला, मतलब मुझे ये टर्म नहीं बोलना चाहिए कि पहले आपका ट्रांजिशन जहां से हो रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हमने ये देखना है कि आपकी पहली पॉसिबिलिटी कहाँ आ रही है, यहाँ आपकी T2G लेवल पे थी, यहाँ आपकी EG में थी, तो आपकी पॉसिबिलिटी पहले T2G नीचे लिखेंगे, EG ऊपर लिखेंगे, मतलब पहले आप उसे, ये आपका नीचे लेवल हुआ ना, इसका आप देखो, ये इससे आप क्या समझ रहे हैं, आपका जो D वाला सेट था वो 2 में टूटता है, EG और T2G। अब मैंने एक बार T2G को नीचे लिखा है, EG को ऊपर रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, EG के लिए एनर्जी की वैल्यू कम है, इसका मतलब ये तो हुआ, ये आपका एनर्जी का कोऑर्डिनेट है, ये आपको दिखा रहा है T2G के लिए एनर्जी की वैल्यू कम है, EG के लिए ज्यादा है, तो किसके लिए, कौन से वाले टर्म के लिए, T2G या EG, किसके लिए एनर्जी की वैल्यू कम है, वो डिपेंड करेगा कि किसके लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब आप देख लीजिए, ये दूसरे वाले एग्जांपल पे हमारे लिए EG की ज्यादा पॉसिबिलिटी थी, तो हमने क्या बोला, समझ में आ रहा है ना, EG के लिए हमने पैसे पहले पॉसिबिलिटी देखी, तो हमने EG को नीचे शिफ्ट किया, T2G को ऊपर लिखा, फिर हमने दिखाया कि EG टू T2G, ओके। और इसी के करस्पॉन्डिंग फिर हम एक स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे, आपने कुछ नहीं करना है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ करना है, या फिर वेव नंबर भी कर सकते हैं। एक सिंगल पीक दिखाएंगे बिकॉज ऑफ एक सिंगल ट्रांजिशन, और यहाँ पर दिखाएंगे आपका ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, EG टू T2G, ठीक है, समझ में आया। ये पीक किसके करस्पॉन्डिंग बनी है, EG टू T2G के करस्पॉन्डिंग बनी है। बस इतना बना के आपका ऑर्गल डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, इतनी चीज समझे, तो ये D9 के रिस्पेक्ट में हमने बात की, आसान था। अब आगे बढ़िए, ओके। अब आगे हम किसके लिए बात करेंगे, D4 के लिए हम बात करें। D4 कॉन्फ़िगरेशन, अगेन आपका कंपाउंड क्या है, ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ओके। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो आप अपने मन में भी रिवाइज करते हुए चलिए, हमने क्या बोला, एग्जाम्पल मैंने आपको अभी भी दिया है, क्रोमियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर आपके ये आपका ब्रैकेट है, ओके। लिगेंड अगेन आपका एक वीक लिगेंड है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए चल रहा है, और कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्ट्राहेड्रल है, ओके। अब हमने क्या बोला कि जो क्रोमियम है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका D4, तो D4 के रिस्पेक्ट में हम इसको एग्जांपल लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, देखो 3 स्टेप आपने अगेन फॉलो करना है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, ओके। पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम ग्राउंड स्टेट टर्म निकालेंगे, जो कि बहुत आसान है। कैसे, आपने बस अपने 4 इलेक्ट्रॉन को फिल किया, 1 2 3 4, इसकी वैल्यू होती है +2, इसकी होती है +1, इसकी होती है 0, इसकी होती है -1, इसकी होती है -2, ओके। अब आपने क्या करना है, L की वैल्यू निकालनी है, तो सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी वैल्यू को ऐड करना होगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट मींस +2, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी कि +1, यहाँ एक वैल्यू प्रेजेंट है यानी कि 0, यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी कि +1, फिर अगले में क्या है, आपका एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके आगे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगी, ओके। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए +2 +1 +0 ±-1, तो आपको क्या होगा, ये आपका 3 हो गया, -1 हो गया यानी कि 2, अगेन आपका वैल्यू क्या आया, 2 आया, मतलब L इज इक्वल टू 2। और 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे लास्ट के 2 केस में हमने देखा, L की वैल्यू जब 2 होती है तो आपको L को किससे रिप्रेजेंट करना होता है, D से रिप्रेजेंट करना होता है, ओके। अब आपने क्या देखना, अगला स्पिन देखना है, तो देखो स्पिन की वैल्यू क्या आएगी, देखो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनपेयर्ड, यानी कि सबकी वैल्यू हाफ हाफ होगी, यानी कि ये दो हाफ मिलके वैल्यू क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपको 1, और ये दो हाफ बना के क्या बनाएंगे, आपको अगेन देंगे 1, और 1 + 1 = 2। अब आप ऐसा मत सोचना ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, अब देखो ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को जैसे हम पहले कंबाइन कर रहे थे, तो हाफ की इसकी वैल्यू 0 लिख रहे थे, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, मतलब एक की स्पिन ऊपर है, एक की स्पिन नीचे, ऊपर वाले की वैल्यू अगर +½ है और नीचे वाले की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है उसका उल्टी होगी, क्या होगी, -½ तो प्लस माइनस किसके इक्वल हुआ, 0 के इक्वल हो, तो ये वैल्यू आपकी ओवरऑल 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो सबकी स्पिन एक ही साइड है, इट मींस सबकी वैल्यू +1 सॉरी +½ तो यहाँ अगर सारे +½ है, सारी वैल्यूज प्लस में है, तो ये ऐड होके कितनी बनाएंगे, 2 बनाएंगे, समझ में आया। अगली मल्टीप्लिसिटी सिंपल सी बात है, n+1, और n कितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, यानी कि 4 + 1 = 5, तो मल्टीप्लिसिटी इज 5, ओके। इतना आपने कर लिया। अब आप आसानी से ग्राउंड स्टेट टर्म निकालेंगे। ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी, और नीचे आप लिखते हैं L है आपका D, तो मल्टीप्लिसिटी है 5 और नीचे आपका आ जाएगा D, तो ग्राउंड स्टेट टर्म इज 5D। इतने समझ में आया, इतना था। अगला इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब आप आगे बढ़ेंगे अपने ट्रांजिशन दिखाते हुए, ठीक है। ट्रांजिशन दिखाएंगे, आसान सा है। आप क्या बोलेंगे कि आपका D4 टाइप का कंपाउंड था, इसमें आपने ट्रांजिशन दिखाया और आपका कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है, तो नीचे आपने T2G सेट लिया, ऊपर आपने EG सेट लिया, ओके। अब आपने क्या किया, यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन भरे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 तो यहाँ गए, यहाँ तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप ऐसे ही डालेंगे,
चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ऊपर, बट ऊपर ये यहाँ जा रहा है या फिर यहाँ जा रहा है, ठीक है, यहाँ हमारी दो पॉसिबिलिटी बनी। तो हुआ क्या, बिफोर ट्रांजिशन हमें दो पॉसिबिलिटी देखने को मिली, वो भी कौन से सेट पे, ईजी सेट पे। तो हमारा जो यहाँ पर हमने ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे वो ईजी से स्टार्ट करेंगे, इतनी चीज समझ में आई। अगला, आपने यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, ट्रांजिशन हुआ। अब देखो, अब हमारे यहाँ भी पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या पॉसिबिलिटी, कि हम ये वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजें, या ये वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजे, या ये वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजे। तो तीन पॉसिबिलिटी आफ्टर ट्रांजिशन हमें मिलेंगी। पहले हमने बोला कि हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन ये है ना, ये है। अब हमने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज दिया, जैसे यहाँ भी आपकी पॉसिबिलिटी और बन सकती है, ठीक है। आपने क्या किया, दो दो है ना, सॉरी सॉरी, ये आपकी ऐसे कैसे रहेगा, ये है ना, आपने सपोज यहाँ फिल किया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है यहाँ फिल होगा। अगर यहाँ किया है तो आपने यहाँ फिल किया, तो यहाँ ऊपर तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, नीचे पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपने सपोज क्या है, लास्ट वाले शेल से इलेक्ट्रॉन उठाया और ऊपर भेज दिया। मे बी आपने बीच वाले सेल से इलेक्ट्रॉन उठाया और ऊपर भेज दिया, मे बी आपने फर्स्ट वाले सेल से इलेक्ट्रॉन उठाया और ऊपर भेज दिया। तो देखो आफ्टर ट्रांजिशन आपको कितनी पॉसिबिलिटी मिली, थ्री पॉसिबिलिटी मिली, थ्री अरेंजमेंट मिली। ओके, तो हम बोलेंगे कि बिफोर ट्रांजिशन आपको ईजी सेट में दो पॉसिबिलिटी मिली, आफ्टर ट्रांजिशन आपको T2G सेट में तीन पॉसिबिलिटी मिली। बट आपने इतनी पॉसिबिलिटी दिखानी है, उसके बाद डायरेक्टली स्टेप थर्ड पे जाना है और वहां पर आपने एक एनर्जी डायग्राम बनाना है। ये आपकी वर्टिकल लाइन एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होगी। सेंटर पे लिखेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म, वो है आपकी 5D, और 5D को स्प्लिट करेंगे दो सेट में। लेकिन जो नीचे वाला सेट यानी कि जिसके लिए एनर्जी की वैल्यू कम होगी वो क्या होगा, अब आपका EG। तो आपने लिखा EG लेकिन कैपिटल में, और एरो दिखाते हुए ऊपर आपने क्या लिखा, T2G। और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपने क्या बनाया, स्पेक्ट्रा बनाया, वो भी आपको एक सिंगल पीक के थ्रू दिखाया जाएगा। और यहाँ पर भी आपका कहाँ से दिखाएंगे कि EG से ये जो स्पेक्ट्रा बन रहा है वो किसके करस्पॉन्डिंग बन रहा है, EG टू T2G। इतनी चीज समझ में आई, बस इतना सा काम करना है। अभी आपके आसान आ रहे हैं, इसके बाद थोड़े से टफ हम लेते हुए चलेंगे, ठीक है, इतना समझे। अब एक और है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में, जो है आपका D6, ठीक है। अब D6 कॉन्फ़िगरेशन को कवर करते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिया है D6 का कि COH2O +3 ठीक है। यहाँ पर आपका जो CO है ये आपका प्लस कौन सी, इसके लिए जो D शेल होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल है, लिगेंड आपका वीक है। ओके, स्टार्ट करें तो देखो पहला स्टेप पे चलते हैं। पहले स्टेप में आपने कुछ नहीं करना, अपना डी ऑर्बिट दिखाना है, इसमें आपने 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिए। ओके, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन फिल हुए तो आपने ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप एल की वैल्यू निकालें, वही चीज, इसकी वैल्यू होती है +2, इसकी होती है +1, इसकी होती है 0, इसकी होती है -1, इसकी होती है -2। ओके, अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू आपकी +2, एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू आपकी +1 यानी कि 1 ही हुई, और यहाँ पर वैल्यू आपकी 0 हुई, यहाँ पर वैल्यू हुई आपकी -1, यहाँ पर वैल्यू हुई आपकी -2। ओके, ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया। ओके, अब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्या हुआ, +2 × 2 कितना हुआ आपका, +4 +1 +-1 -2। तो आप इसे ऐड करके देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको L की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको मिलेगी 2, यानी कि आपके लिए L की वैल्यू क्या आई, 2 आई। और हमने क्या बोला, अगर L की वैल्यू 2 आएगी तो आपका L क्या होगा, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, D से। वही चीज तो आपकी रिपीट हो रही है। ओके, तो आपने कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू आपको समझाऊंगी, ठीक है, इतना समझे। अब आप क्या करेंगे, निकालिए S की वैल्यू, S होगी आपकी स्पिन, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तो 0, यहाँ आपकी क्या होगी वैल्यू 1, और इसकी आपकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो S की वैल्यू क्या आई आपकी 2। ओके, मैग्नेटिक मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू यानी कि M की वैल्यू क्या होगी, तो देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4, तो n+1 यानी कि 4 + 1 = 5, तो आपको M की वैल्यू कितनी मिली, 5। आसान था। ग्राउंड स्टेट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नहीं करना होता है, आपने पावर पर लिखना होता है M यानी कि मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जो है आपकी 5, और नीचे लिखना होता है अपनी L को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो है आपका D। तो आपको ग्राउंड स्टेट टर्म मिल गई 5D। बस इस स्टेप को यहीं पर पॉज कर दो, समझे। अब अगले चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे आप क्या करेंगे, देखिए आपने D6 लिया, अपना ट्रांजिशन दिखाना है। D6 में देखो आपने क्या किया, अब नीचे आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी, कैसे मिलेगी, देखो आपने अपने इलेक्ट्रॉन फिल किए, मैं आपको दोबारा बना के दिखा लेती हूँ, चलिए 1 मिनट रुकिएगा। देखिए आपने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन फिल किए। ओके, कहाँ फिल किए, आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तीन आपने यहाँ किए, चौथा ऊपर गया, पांचवा ऊपर गया। अब छठे के लिए आपको पॉसिबिलिटी मिलेगी, कहाँ, कि जो आपका 6 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा, यहाँ पेयरिंग करेगा, या यहाँ। तो देखो मे बी आपका ऐसा हो सकता है, मे बी आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, मे बी आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। तो हमें क्या मिली पहले ही केस में, यानी कि बिफोर ट्रांजिशन
पॉसिबिलिटी देखने को मिली कौन से सेट पे, T2G सेट पे, और EG सेट पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। T2G सेट पे नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट कितने इलेक्ट्रॉन के, 3 पॉसिबल अरेंजमेंट है आपके इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो 3 पॉसिबल अरेंजमेंट आप यहाँ पर को लिख सकते हैं, ओके। फिर आपने सेम चीज की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली और ट्रांजिशन दिखाया, ठीक है। अब ट्रांजिशन जब हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, जहां आपका पेयर्ड है वो वाला, जहां आपकी पेयरिंग है, सपोज हम ये वाला केस लेते हुए चल रहे हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, या ये वाला इलेक्ट्रॉन या ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो आफ्टर ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, आपकी ये तो 3-3 हो जाएंगे, बट जो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया वो अब नई पॉसिबिलिटी दिखाएगा। क्या बोला जाएगा कि यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है वो कहाँ पे फिट करे, यहाँ पर आए या फिर यहाँ आए। तो यहाँ पर आपको 2 पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी कि पहले आपने बोला कि एक बार यहाँ आ सकता है, एक बार यहाँ। तो आफ्टर ट्रांजिशन क्या है, आपको 2 पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है, कौन से सेट पे, EG सेट पे, ठीक है। तो बिफोर ट्रांजिशन 3 पॉसिबिलिटी T2G सेट पे, आफ्टर ट्रांजिशन 2 पॉसिबिलिटी EG सेट पे, ओके। तो आपका जो स्पेक्ट्रा होगा वहां पर को, जब भी आप जो ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे तो एनर्जी किसकी कम होगी, T2G की कम होगी। तो आप क्या करेंगे, बस आपने एनर्जी रिप्रेजेंट की, ये आपका एनर्जी का कोऑर्डिनेट है। सेंटर पे लिखा आपने अपना ग्राउंड स्टेट यानी कि 5D, आपने इसे स्प्लिट कर दिया 2 सेट पे, EG और T2G। लेकिन आपका नीचे क्या होगा, सो सॉरी, यहाँ पर आपका नीचे क्या होगा, T2G, ओके। यहाँ पे क्या होगा आपका T2G, और यहाँ पे क्या होगा आपका EG, ओके। और यहाँ भी आपका ट्रांजिशन कैसे होगा, EG टू T2G। तो यहाँ आप क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ आप क्या करेंगे, T2G से दिखाएंगे, T2G से आपका कहाँ को जा रहा है, EG की ओर जा रहा है। इतनी चीज समझे, बस इतना सा आपने काम करना है, आसान था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है आपका फिफ्थ, ओके। फिफ्थ में अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो टेट्राहेड्रल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो फिफ्थ ऑर्गल एनर्जी डायग्राम हमने बनाना है वो कैसे कॉम्प्लेक्स के लिए बनाना है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बनाना है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D1 है, ओके। तो आपके लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप कोई भी एग्जांपल यहाँ बता सकते हैं, लिगेंड लेकिन आपने वीक ही लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मत लीजिए, वाटर ही रख लीजिए हर जगह, कोई इशू नहीं है, ओके। तो हमने डायरेक्टली बोल दिया हम 3 स्टेप को फॉलो करेंगे, अभी भी ये थ्योरी में मैंने लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप है आपका, आपने क्या करना है, D1 कॉन्फ़िगरेशन बनाना और ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले सेट पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे हमने ऊपर किया ना, इसका क्या, D1 की बात हमने ऊपर भी की थी, बट ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में की थी, D4, ये है आपका नंबर था हमारा D1, ओके। तो देखो D1 की बात हमने यहाँ भी की, ये वाले D1 की बात की, तो सेम जितना ये टर्म यहाँ आए उतने ही आपके नीचे भी आएंगे। तो देखो आपने वही चीज यहाँ एज इट इज लिखी हुई है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट बस। हाँ, तो देखिए यहाँ पे, देखिए आपने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, और हमको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, +2, ये है आपका +1, ये 0, -1, -2, ओके। अब आपने वैल्यू लिखी, L की वैल्यू क्या आएगी, L आपका +2 में है, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इंटू +2 वैल्यू, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू +2 में आएगी, यानी कि L इज इक्वल टू +2, और L की वैल्यू जब +2 होती है तो उसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब S यानी कि स्पिन की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए वैल्यू आपकी हाफ, तो आपने लिख दिया S इज इक्वल टू हाफ, ओके। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक सॉरी, आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू n+1, n इज 1, तो आपकी मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2, ओके। तो ग्राउंड स्टेट टर्म मल्टीप्लिसिटी बेस में आपका D, तो आपने लिख दिया 2D, तो आपको ग्राउंड स्टेट टर्म पहले स्टेप में मिल गई, ओके। सेकंड स्टेप में कुछ नहीं करना है, बस ट्रांजिशन करना है, सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहली बात देखो, ये चीज ध्यान पे रखिएगा, अब हम लोग कौन से कॉम्प्लेक्स की बात करें, टेट्राहेड्रल। नीचे हमारा कौन सा सेट आएगा, नीचे आएगा हमारा EG सेट, EG नहीं सॉरी, सिंपल हम बोलेंगे E सेट, ऊपर कौन सा सेट आएगा, T2 सेट, ओके। अब हमने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को लाए, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, पॉसिबिलिटी यहाँ पर 2 आ रही है, क्या, एक बार हमने अपने इलेक्ट्रॉन को कौन से सेट में रखा, अगर मैं इसे X और इसे Y नाम दूं, तो पहले हमने इलेक्ट्रॉन को अपने X में डाला, फिर हमने अपने इलेक्ट्रॉन को Y पे डाला, पहले हमने X में डाला फिर हमने Y पे डाला। तो देखो सबसे पहले हमारे पास बिफोर ट्रांजिशन क्या है, 2 टाइप की पॉसिबिलिटी बन रही है E सेट पे, ओके। अब क्या हुआ, आपने यहाँ ट्रांजिशन कराया, अब आफ्टर ट्रांजिशन भी तो आपको 3 पॉसिबिलिटी मिलेगी कि जो आपने ये इलेक्ट्रॉन को उठा के ऊपर भेजा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, यहाँ पे जाए, या यहाँ पे जाए, या यहाँ पे जाए। तो आपको आफ्टर ट्रांजिशन भी क्या है, 3 पॉसिबिलिटी देखने को मिली, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ गया, और इलेक्ट्रॉन आपके लास्ट सेल पे गया। तो यहाँ पर बिफोर ट्रांजिशन 2 पॉसिबिलिटी E सेट पे, आफ्टर ट्रांजिशन 3 पॉसिबिलिटी T2 सेट पे। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये बस सेकंड स्टेप को यही फिनिश करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड स्टेप में। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपने एनर्जी का कोऑर्डिनेट बनाया, ये आपका एनर्जी है, सेंटर पे आपने लिखा 2D,
आपका डी सेल क्या है, दो, उसमें दो पार्ट में टूटता है, दो बार स्प्लिट करता है। नीचे देखो, अब आप इसे टी, आपकी क्या है, पहली स्प्लिटिंग आपने कहाँ देखी, मतलब पहली पॉसिबिलिटी आपने ई सेट पे देखी। अब ये ईजी होता तो हम इसे ईजी लिखते, ओके, लेकिन अब ये ई है तो हम इसे कैपिटल तो लिखेंगे बट एक सिंगल ई लिखेंगे। तो मैंने क्या लिखा, नीचे लोअर एनर्जी वाले सेट को मैंने बोला ई सेट, अपर एनर्जी वाले सेट को मैंने T2 जी ना बोल के क्या बोला, ये T2 सेट है, इसे कैपिटल में लिख दिया T2। तो देख लीजिए ये हमने लिख दिया T2। तो ट्रांजिशन मतलब आपकी जो बोल सकते हैं आपका जो ये सेट है उसमें ग्राउंड स्टेट सेट कौन सा है, ई है, और एक्साइटेड स्टेट क्या है, T2 है। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमने आपका स्पेक्ट्रा बनाया, यहाँ आपने इंटेंसिटी लिखी, नीचे वर्सेस में आपने क्या लिखा, लैम्डा, या फिर आप वेव नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके। और आपने एक सिंगल पीक दिखाई और बताया E2 T2 टाइम ट्रांजिशन आपका हो रहा है। इतनी चीज समझ में आए, कितना इजी था, इतना करना है, ओके। अब भी और इसके बाद अभी भी सिंपल वाला ही है, उसके बाद हम थोड़ा सा आपके थोड़े अलग अलग टाइप की बातें आती हैं उनको डिस्कस करेंगे नीचे की ओर, ठीक है। यहाँ से हमारा थोड़ा अलग सा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले अब ये थोड़े थोड़े से सबको कवर करना है हमने, इनको चेक करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, ओके। अब नेक्स्ट आया आपका 6, ठीक है। 6 में हमने किसकी बात करनी है, अगेन देखो अब इतना आप कर सकते हैं, D4 की बात करनी है, ठीक है। D4 वो भी आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब D4 टेट्राहेड्रल, तो देखो हम स्टेप खुद से फॉलो करते हैं। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, अपने बस अपना ऑर्बिट बनाना है, 1 2 3 4, ओके। इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और यहाँ पर मैंने नाम भी लिख दिया, इसे हम बोलते हैं +2, इसकी वैल्यू +1, इसकी 0 -1 -2, ओके। तो सबसे पहले हमने एल की वैल्यू निकालनी है। एल की वैल्यू क्या होगी, ये इन सबको ऐड करना है, यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इंटू +2, इसमें फिर आपने प्लस करना है किसको, 1 इंटू +1, उसके बाद आपने इसे ऐड करना है किसके साथ, 0 के साथ, ये तो ठीक है। अगला हो गया आपका 1 इंटू -1, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हो गया आपका 2, 2 प्लस ये कितना हो गया, प्लस ये भी आपका प्लस में है, तो ये हो गया आपका 2 + 1, और अगला क्या हो गया -1, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2 + 1 = 3 -1 = 2, यानी कि एल की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आई, 2, और 2 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, ओके। नेक्स्ट आपकी स्पिन की वैल्यू, स्पिन किसके इक्वल होगी, इन सबको ऐड करो, तो ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, वो भी सब प्लस में, ओके। तो हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1 1 1 2, तो एस की वैल्यू कितनी आई, 2, ओके। मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो +1 करके ये कितना हो गया 5। तो ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे, पावर पे आपने मल्टीप्लिसिटी लिखी और बेस पे आपने लिखा डी, तो ग्राउंड स्टेट टर्म आपका क्या हो गया 5D। इतनी चीज समझ में आई। अब हम आगे क्या करेंगे, स्टेप सेकंड पे चलेंगे। स्टेप सेकंड में कुछ नहीं करना है, आपने अपना ट्रांजिशन दिखाना है। तो देखो 4D था, 4D में आपने कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए, तो देखो 4D आपने अपने इलेक्ट्रॉन फिल किए। नीचे आपका देखो कौन सा कॉम्प्लेक्स है आपका, टेट्राहेड्रल की बात करें, नीचे वाले सेट को आप क्या बोलेंगे, नीचे वाला सेट होगा आपका ई, ऊपर वाला सेट होगा आपका T2, ओके। तो आपने अपने इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 यहाँ जाएंगे, यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 4 आपने 3 4 आपने यहाँ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप यहाँ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप यहाँ भी डाल सकते हैं, आसान था। 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऊपर फिल करना है और आपके पास 3 प्लेसेस हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, मे बी आपके फर्स्ट के 2 में आपने डाल दिया, मे बी लास्ट के 2 में डाल दिया, मे बी फर्स्ट में डाला, एक लास्ट में डाला, ओके। तो आपने क्या देखा कि बिफोर ट्रांजिशन जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो आपकी T2 सेट में है। तो आपका जो ग्राउंड स्टेट टर्म, मतलब जो आपका लोअर सेट बनेगा ना, एक मिनट रुकिएगा, जो आपका यहाँ लोअर सेट बनेगा वो आपका क्या होगा, T2, और जो अपर सेट होगा वो E, ओके। तो आपने क्या किया, आपने ये बोला कि बिफोर ट्रांजिशन जो पॉसिबिलिटी बनी वो T2 में बनी, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 3 पॉसिबल अरेंजमेंट बने आपके इलेक्ट्रॉन के, ओके। फिर हमने क्या किया, यहाँ ट्रांजिशन कराया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आपको देखो, अब आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाने, ग्राउंड स्टेट, अब ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी 2 प्लेस में, अगर मैं इसे एक्स और इसे वाई बोलूं, तो अब मेरी पॉसिबिलिटी ग्राउंड स्टेट में बनेगी, यानी कि ई सेट में बनेगी, कि मैं कौन से सेट से इलेक्ट्रॉन को निकालूं, एक्स से निकालूं या फिर वाई से निकालूं। तो देखो मेरी पॉसिबिलिटी बनी, पहले मैंने किससे निकाला, वाई से निकाला, दूसरा इंक यूज करती हूँ, पहले मैंने किससे अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, वाई से निकाला, और इससे एक्साइटेड करके ऊपर भेज दिया। तो देखो ये तो ऊपर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी, क्योंकि ये सारी जगह फिल होगी, अब तो ऐसा कोई जगह नहीं बची ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए, ओके। अगले में हमारी एक और पॉसिबिलिटी बनी कि हमने पहले वाई से इलेक्ट्रॉन निकाला था, अब मैं कह रही हूँ नहीं, हमने वाई से नहीं निकाला था, एक्स से निकाला था। तो देखो अब आपको क्या देखने को मिला, आफ्टर ट्रांजिशन, ठीक है, आपके पास जो पॉसिबिलिटी बनी वो ई सेट में बनी, ठीक है। कितनी बनी, 2 पॉसिबिलिटी आपको बनी, ठीक है। अब आपने कुछ
कुछ नहीं करना है, इस स्टेप को अगेन यहाँ पॉज करना है, फिर आगे बढ़ना है। और स्टेप थर्ड में आप बोलेंगे यहाँ पर आपने एनर्जी का कोऑर्डिनेट दिखाया, यहाँ पर आपने सेंटर पे अपना ग्राउंड स्टेट टर्म दिखाया। डी वाला सेट कितने में टूटता है? 2 में टूटता है। अगर टेट्राहेड्रल कंपाउंड है तो किस में टूटेगा? T2G, EG ना लग के सिर्फ T2 और E। लेकिन यहाँ हम T2 को बेस में रखेंगे। आपने देख लिया यहाँ हमारा पहली पॉसिबिलिटी T2 के रिस्पेक्ट में आई, तो हमने नीचे रखा T2, ऊपर रखा E और इनके बीच में ट्रांजिशन दिखाया। ओके, अगला इसी के करस्पॉन्डिंग आपने स्पेक्ट्रा बनाना है। एक सिंगल पीक आपको दिखेगी इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा के बीच में। कितना आसान था, कर लेंगे, इतना आसान है। ओके, अगला देखो, खुद से भी करते रहिएगा। ओके, अगला हमारा किसका है? D9 कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, वही चीज है, D9 को कैसे फिल करेंगे? 9 इलेक्ट्रॉन को फिल किया, यहाँ पर +2, यहाँ पर +1, 0, -1, -2। ओके, आपने 9 इलेक्ट्रॉन को फिल किया, बस एक वैकेंट रही। ठीक है, इसके लिए एल की वैल्यू देखो, अभी हमने ऊपर निकाली थी, अब मैं आपको डायरेक्ट बताते हुए चली क्योंकि नीचे हमने थोड़े कॉम्प्लेक्स भी देखने हैं। तो यहाँ एल की वैल्यू आपकी 2 मीन्स डी, एस की वैल्यू आपकी सिर्फ हाफ, एम की वैल्यू आपकी कितनी हुई? 1 + 1 = 2। तो ग्राउंड स्टेट टर्म आपकी क्या हो जाएगी? 2D। ओके, अगेन ग्राउंड स्टेट टर्म 2D। फिर अगले स्टेप में आप ट्रांजिशन कराएंगे तो ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी देखो कितनी, आपने 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1, देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, ये आपका कौन सा सेट है? ये आपका ई सेट है, ये आपका T2 सेट है। तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन डाले, 2 इलेक्ट्रॉन डाले, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। ठीक है, आपने अब देखो आपके पास पॉसिबिलिटी कहां बन रही है कि आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किए, सब तो पेयर्ड है, बस 2 इलेक्ट्रॉन ये है। आपने बोला कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है मैं इन्हें यहाँ डालूं या यहाँ डालूं या यहाँ डालूं, समझ में आया? तो ऊपर वाले केस में यानी कि पहले आपको T2 सेट में आपको क्या है? पॉसिबिलिटी देखने को मिली और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है? 3। ओके, फिर आपने यहाँ क्या कराया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ ट्रांजिशन कराया। ट्रांजिशन जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर डालेंगे तो ये सब पेयर्ड हो जाएंगे, तो ऊपर तो पॉसिबिलिटी होने के चांस नहीं है, नीचे यानी कि ई सेट में पॉसिबिलिटी होने के चांस है। कैसे? क्योंकि आपके पास ये दोनों फील्ड है। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप इससे निकालेंगे या इससे निकालेंगे। तो आपने क्या किया? 2 पॉसिबिलिटी दिखाई कि पहले मैंने इससे निकाला यानी कि यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर मैंने पहले वाले सेट से अपना इलेक्ट्रॉन निकाला। तो हुआ क्या? आफ्टर बिफोर ट्रांजिशन T2 सेट में पॉसिबिलिटी मिली 3, लेकिन आफ्टर ट्रांजिशन ई सेट में पॉसिबिलिटी मिली 2। तो जब आप इसके लिए ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे तो सेंटर पे लिखेंगे 2D, लेकिन जो हमारा लोअर सेट होगा वो कौन सा होगा? जिसके लिए हमें पहली पॉसिबिलिटी मिली यानी कि T2। तो हमने लिखा T2 बट कैपिटल में लिखा T2, ऊपर लिखा E और हमने दिखाया कि T2 to E। ओके, और इसी के करस्पॉन्डिंग हमने एनर्जी डायग्राम बनाया इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का। एक सिंगल पीक हमको देखने को मिली। कितना आसान था, कुछ नहीं करना है, बस वही रिपीटेड है, कर लेंगे। ये वाला खुद से कर लेंगे। बताइए अब मैं इसको क्या बताऊं? ये D6 के रिस्पेक्ट में वही चीज की है जैसे हमने पहले की थी, बस आपने यहाँ पर दिखाया। अब देखो यहाँ पर देखो क्या हुआ, 5D था, इलेक्ट्रॉन आपने फिल किए 1 2। देखो ये वाला, इसको मत देखिएगा, आपने नीचे आपका T2 सेट है, ये आपका E सेट है, ये आपका T2 सेट है। E सेट में 2 ऑर्बिट रहेंगे, 1 2। ओके, आपने 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 भरे, 3 4 5 भरा। वेट सॉरी, यहाँ पर कौन सा है? D6 है ना, तो आपने यहाँ पर वो D6 लिखना चाहिए, मैंने गलती से ये कर दिया। ये है आपका D6। ओके, D6 ओके, आपने 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। आपने बोला कि मैं अपना जो 6 वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ डाल रहा हूँ, बट मैंने कहा कि नहीं आप यहाँ डालो। ओके, तो अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनी कि पहले आप यहाँ भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ भी डाल सकते हैं। तो पहले बिफोर ट्रांजिशन आपको जो पॉसिबिलिटी मिली वो कौन से सेट में मिली? ई सेट में मिली। ओके, वो भी कितनी पॉसिबिलिटी मिली? 2 पॉसिबिलिटी मिली। ओके, बट आफ्टर ट्रांजिशन आपने ट्रांजिशन कराया, यहाँ से जो आपका एक प्योर्ड इलेक्ट्रॉन था इसे आपने ऊपर भेजा। अब ऊपर भेजा, ऊपर भी तो हमारे पास 3 बॉक्सेस है, कहाँ डाले? यहाँ डाले, यहाँ डाले, यहाँ डाले। तो इसके बेसिस पर हमें 3 पॉसिबिलिटी मिली, यानी कि बिफोर आफ्टर ट्रांजिशन हमें क्या 3 पॉसिबिलिटी मिली? कौन से सेट पे? T2 सेट में। तो अब जब हम इसके लिए ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे तो सेंटर पे क्या लिखेंगे हम? हमारा ग्राउंड स्टेट जो हमारा निकला था 5D। ओके, ये हमारा 5D निकला। नीचे हमारा कौन सा सेट आएगा जिसके लिए हमें पहले पॉसिबिलिटी मिली? ई के लिए। तो मैं इस ई को क्या है? कैपिटल लूंगी ई और ऊपर लूंगी T2 और यहाँ से दिखाऊंगी कि हम गए ई से T2। और यहाँ पर आपको एक सिंगल पीक देखने को मिलेगी, किसके वर्सेस पे? इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के रिस्पेक्ट पे, या फिर आप किसके लिए कह सकते हो? वेव नंबर के रिस्पेक्ट में। ओके, और यहाँ एक सिंगल पीक मिलेगी, इस पीक के ऊपर क्या लिखेंगे? आपने कहाँ से कहाँ गए? ई टू T2 गए। इतना सी समझ में आया? इतना सा था, इतनी चीज समझे। अब हमारे थोड़े से कॉम्प्लेक्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमारे बहुत सिंपल वाले कॉम्प्लेक्स की हमने बात की थी, तो ये आपको समझ में आया। अब हम लोग थोड़े से कॉम्प्लेक्स पे बात करते हैं, ठीक है? अभी हम इसको यहाँ पर रुकते हैं, फिर हम थोड़े कॉम्प्लेक्स पे बात करते हैं। ओके, तो देखिए अब हमारी बात आ गई थोड़े से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्लियर कराऊंगी। अब ये बोल रहा है कि आपने D2 कॉन्फ़िगरेशन वाले एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए
क्या बनाना है, ऑर्गल एनर्जी डायग्राम और स्पेक्ट्रा बनाना है। ओके, अब हुआ ये, अगर मैं आपको पहले ही थोड़ी सिंपली आपको बताऊं तो यहाँ थ्योरी पे भी मैंने लिखा हुआ है। ये बोल रहा है अगर आप किसी भी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड विद D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर आप स्पेक्ट्रा देखेंगे ना, तो आपको स्पेक्ट्रा में जनरली दो पीक्स देखने को मिलेंगी। अभी तक मैं आपको एक सिंगल पीक वाले कंपाउंड की बात कर रही थी, हर जगह आपको एक सिंगल पीक देखने को मिल रही थी, आपने देखा था अभी तक। तो लेकिन अभी ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है विद D2 कॉन्फ़िगरेशन, मेटल का D2 कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको वहां पर जो कॉम्प्लेक्स के लिए आप जो स्पेक्ट्रा बनाएंगे वहां पर आपको दो पीक्स देखने को मिलेंगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, देखिए दो पीक्स देखने को मिली। अब ये दो पीक्स का रीजन क्या, और यहाँ पर उसने इसकी लेंथ भी बताई, मतलब कितने रेंज की है ये भी बताया है। 1700 पर सेंटीमीटर से 2100 पर सेंटीमीटर की इनकी रेंज रहने वाली, दो पीक्स आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब बात ये आ जाती है कि D2 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें दो पीक्स देखने को मिल रही है। कुछ नहीं हो रहा, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस वही स्टेप्स फॉलो करना है जो आप अभी तक करते हुए आ रहे हैं। कैसे करते हुए आ रहे हैं, देखिए ये आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है। ओके, अब ये बोल रहा है कि अगर आप क्या D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म निकालेंगे तो आपको कौन सी मिलेगी ग्राउंड स्टेट टर्म, वो है आपकी 3f। ओके, अब देखो 3f तो मिलेगी, कैसे मिलेगी मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। देखो D2 कॉन्फ़िगरेशन में आपका ये d ऑर्बिट है, 1 2 3 4 5, आपने दो इलेक्ट्रॉन फुल किए हुए। ओके, अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे अगर हम, तो क्या होगा, इसको हम +2 बोलते हैं, इसे +1, इसे 0, इसे -1 और इसे -2। ओके, अब L की वैल्यू किसके इक्वल होती है, हमें पता है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सबको ऐड करना होता है। तो इसकी वैल्यू आपकी +2, इसकी वैल्यू आपकी +1, यानी कि L की वैल्यू इज इक्वल टू 3। अभी तक आपकी L की वैल्यू बार बार 2 आ रही थी, तो आप बोलते L की वैल्यू 2, तो इसे आप D से रिप्रेजेंट करे थे। बट अगर L की वैल्यू 3 आई तो आप उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, D के बाद क्या आता है F, तो आप इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, F से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अब देखो आपको L के लिए क्या देखने को मिला, F देखने को मिला, इसीलिए, और वो भी कौन सा है, हम इसे 3f बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, हमने बोला कि D2 कॉन्फ़िगरेशन फॉर ए ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म हमें 3f मिली, जैसे हमने देख लिया। आप इसे पूरा खोल के भी बता सकते हैं जैसे हम ऊपर बता रहे थे। ठीक है, इतना समझे। अब होता क्या है ना, जैसे मैंने आपको ग्राउंड स्टेट का जो लेक्चर दिया था कि ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकालते हैं, वहां भी मैंने आपको बताया था कि ये जो 3f आपकी निकली है ना, इसके साथ साथ आपके अदर टर्म भी तो होंगे, दूसरे टर्म भी तो होंगे। वो टर्म कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपका 1g भी हो सकता है, 1d भी हो सकता है, 1s भी हो सकता है, 3p भी हो सकते हैं, और बाकी भी हो सकते हैं। ओके, तो ये बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंटली जब ये चीजें चेक की गई कि कौन सा, हमने हमने अभी ऊपर सिलेक्शन रूल पढ़े, सिलेक्शन रूल यही तो लग रहे हैं। हमने देखा कि हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, वीक फील्ड लिगेंड का है, तो हमने ये आगे को प्रोसीड करा है, क्योंकि पहली कंडीशन हम देख के बता सकते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन के लिए हमने ट्रांजिशन कराना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है जब हमने अपने D2 कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए ट्रांजिशन कराया, पहले तो हमने देखा कि इसके लिए अलग-अलग टाइप के ग्रुप ग्राउंड स्टेट टर्म मिल रहे हैं। एक आपका 3f, इसके अलावा भी और टर्म मिलते हैं जैसे 1g, मतलब ये तो ग्राउंड स्टेट टर्म है, लेकिन अदर टर्म ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जो दूसरी टर्म होती है वो आपकी मिलती है 1g, 1d, 1s, 1p, 3p। ओके, और इन सारे टर्म में से अगर इन सारे टर्म को, ग्राउंड स्टेट टर्म को सब कंबाइन करके अगर आप चेक करेंगे, तो हमारा दूसरा सिलेक्शन रूल ये था कि जब भी आप एक्साइटेशन कराते हैं तो आपकी स्पिन क्या होनी चाहिए, स्पिन अलाउड नेचर का ट्रांजिशन होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि जब आप 3f के थ्रू क्या कराते हैं, ट्रांजिशन कराते हैं, तो स्पिन अलाउड नेचर होता है। 3p के थ्रू कराते हैं तब भी स्पिन अलाउड नेचर होता है, लेकिन इसके अलावा जो ये अदर टर्म जिनको हम बोल रहे हैं 1g, 1d, 1s, इनके थ्रू जो एक्साइटेशन होता है वो आपका अलाउड एक्साइटेशन नहीं होता। और हमने आगे ही सिलेक्शन रूल में पढ़ा कि हमारा जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो अलाउड होना चाहिए। इट मीन्स जो दूसरे टर्म्स हैं जैसे 1g, 1d, 1s, इनके थ्रू जो ट्रांजिशन हो रहा है वो अलाउड नहीं हो रहा, यहाँ पर आपका स्पिन अलाउड नेचर फॉलो नहीं हो रहा। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर को हमारे जो बचे हुए टर्म है 1g, 1d, 1s, हम इसे स्किप करते हैं, हम बस किसकी करते हैं, 3f की और 3p की। तो आपने बस देखो, आपको अभी मैं जस्ट बता रही हूँ, आपको अपने माइंड पर ये रखना है, D2 कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप बनाते हैं फॉर ए ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, आपको वहां 3f मिलेगा, और 3f के साथ कभी भी आप दूसरे ग्राउंड स्टेट टर्म जैसे d के साथ तो आप नहीं ले रहे थे, d इससे पहले हम d की बात कर रहे थे, 2d की बार बार बात कर रहे थे, तो 2d के केस में तो आप नहीं ले रहे थे, लेकिन 3f के केस में आपने एक दूसरा टर्म सिंबल को भी लेना होता है, वो होता है 3p। क्यों, क्योंकि 3p की वजह से भी जो ट्रांजिशन होता है वो भी आपका स्पिन अलाउड होता है। इसके अलावा भी और आपके पास टर्म होते हैं 1g, 1d, 1s, बट इनके थ्रू जो ट्रांजिशन होता है वो आपका स्पिन अलाउड नेचर का नहीं होता, तो इसलिए हम इसे स्किप करते हैं। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है कि आपका D2 कॉन्फ़िगरेशन दिखाया, और D2 कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स, जैसे ये तो आपकी कौन सी, ये तो आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म हो गई। ठीक है, उसके अलावा ये जो टर्म है इनके रिस्पेक्ट में भी आपका कॉन्फ़िगरेशन दिखा है, ये जस्ट आपको दिखाने के पर्पस के लिए मैं आपको बात बता रही हूँ ऑर्गल डायग्राम पे। ठीक है,
तो अब जो ऑर्गल डायग्राम आप बनाएंगे तो यहाँ पर को आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मैं आपसे बोलती हूँ एनर्जी के जो आपका वर्टिकल जो प्लेन है उसमें सिर्फ आप एक पॉइंट बना के अपना ग्राउंड स्टेट टर्म ले रहे थे, जो अभी तक हमारा 2D चल रहा था। ओके, अभी तक हम क्या ले रहे थे, 2D ले रहे थे, बट अब मैंने क्या बोला, दो टाइप के टर्म आपको लेने हैं, एक हो गया 3F और 3F के साथ एक और आपको लेना पड़ेगा बार बार हर जगह, ठीक है, कौन सा, 3P। ओके, तो आपने क्या लिया, एक आपके पास दो, अब इस वर्टिकल लाइन में आपने दो टर्म सिंबल लगाना है, एक है 3F, एक है 3P। अब देखो, अब आपको ये भी सोचने को लगेगा कि आप बोलेंगे मैंने 3F को नीचे क्यों पॉइंट किया, 3P को ऊपर, मेरी मर्जी, मैं इसे 3P को नीचे भी कर दी, 3F को ऊपर भी। तो देखो हमने क्या बोला था, ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होता है, वो जिसकी एनर्जी कम है, तो हमने नीचे कम एनर्जी वाले ग्राउंड स्टेट टर्म को रखा है 3F को, और ऊपर क्या रखा है 3P को। और आपको पता कैसे चलेगा, ये सारे तो टर्म सिंबल्स हैं, तो मैंने आपको जब ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना सिखाया था वहां भी मैंने आपको बताया था कि हम जब इनको अरेंज करते हैं, इन टर्म सिंबल्स को अरेंज करते हैं एनर्जी के बेसिस पे, तो हमको क्या कुछ कंडीशंस को अपने माइंड पर रखनी है। एक कंडीशन अगर मैं रफली आपको बताऊं तो हम बोलते थे जिसके लिए एल की वैल्यू ज्यादा होती है वो नीचे आता है, उसके लिए एनर्जी कम होती है। तो बताइए एफ और पी में से एल की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है एफ के लिए, तो एफ को हम नीचे पुट करते हैं क्योंकि एफ के लिए एल की वैल्यू क्या हो, ज्यादा है। तो हम ऐसे कुछ सिलेक्शन रूल का यूज करते हुए कुछ मतलब कंडीशंस को, कुछ स्टेटमेंट को माइंड पर रखते हुए इनको, ये जो आपके टर्म्स आए हैं 3P 1G जो भी है, अगर आप उनको एनर्जी के बेसिस पे, एनर्जी के एक्सेस पर अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज करेंगे, 3P को नीचे मत रख दीजिएगा, 3F को ऊपर मत रख दीजिएगा, यहाँ पर एक कंडीशंस फॉलो होती हैं, समझे। आपने क्या किया, 3F को अब नीचे रखा, 3P को ऊपर रखा, समझ में आया क्यों रखा, क्योंकि हमने कुछ कंडीशंस मैंने आपको वहां भी बताई थी, अभी मुझे एग्जैक्ट मैं आपको स्टेटमेंट बता नहीं सकती, बट इतना मुझे मालूम है हम लोग क्या कंडीशन लगाते थे कि एल की कंडीशन लगाते थे कि जिसके लिए एल की वैल्यू ज्यादा उसे हम नीचे रखते हैं, यानी कि उसके लिए एनर्जी की वैल्यू कम रखते हैं, और एल की वैल्यू 3F के लिए ज्यादा है, 3P के लिए कम है, तो ऑब्वियस सी बात है हम 3F को नीचे रखेंगे, 3P को ऊपर रखेंगे। ओके, अब क्या किया, अब आपने अपने 3F को स्प्लिट कर दिया। अब वही चीज आ गई जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना, आप स्प्लिटिंग कैसे, अभी तक आप डी की बात करें तो डी तो दो ही सेट में टूटता है, लेकिन अब आपने पी और एफ की बात करनी है, तो देखो एफ किस में टूटता है, T2G, T1G और A2G में टूटता है। ओके, अब आपका जो एफ है वो आपका 3F है, तो आपकी मर्जी, आप इनके आगे 3 भी लगा सकते हैं, 3T2G, 3T1G, 3A2G। तो आपने क्या कर दिया, अपने एफ ऑर्बिट को स्प्लिट कर दिया। देखो आपने इस एफ को 3 लेवल पे स्प्लिट कर दिया, एक है 3T1G, एक है 3T2G और एक है आपका 3A2G। इतनी चीज समझ में आ रही है। इनको ऐसे क्यों किया, मेरी मर्जी, इसको मैं A2G को नीचे कर देती, A1G को ऊपर कर देती, तो ये कंडीशंस मैं आपको फर्स्ट लेक्चर पर जब हमने ग्राउंड स्टेट टर्म डिस्कस की थी वही एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, तो ये समझे, आपने बस अपने 3F को स्प्लिट कर दिया। अब 3F स्प्लिट हुआ, अब 3P भी तो स्प्लिट करेगा, तो हमने क्या देखा था, 3P एक ही लेवल पे स्प्लिट करता है, इसे आप बोलते हैं T1G, लेकिन आप टेट्राहेड्रल बोलेंगे तो जीरेट हट जाएगा, सिंपल T1 हो जाएगा। ओके, तो ये एक में स्प्लिट करता है T1G, तो देखो हमने बस एक स्प्लिटिंग कराई है इसकी 3T1G, और आपका P के आगे 3 है तो हमने इसके आगे लगा दिया 3, ये आपका P की स्प्लिटिंग हुई। कितना आसान था, कर लेंगे, बहुत आसान है। ओके, अब आपने क्या किया, यहाँ ट्रांजिशन दिखाया, तो देखो अभी तक जितनी भी आपको पता है पीक्स आती है वो किसकी वजह से आती है, बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन, आप जितना ट्रांजिशन कराते हैं उतनी पीक। अब देखो यहाँ आप बोलेंगे ट्रांजिशन तो 3 हो रहे हैं, कौन कौन से, एक आपने T1G से T2G गए, एक आप T1G से T1G, सॉरी ये आपका हाँ ये तो आपका 3TIG है, ठीक है, आप T1G से T2G गए, T1G से TIG गए और T1G से A2G गए। ओके, तो 3 ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेंगे, बट एक्चुअल में क्या होता है जब आप इसकी पीक देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि T1G, एफ वाले T1G से जब आप T2G में जाते हैं तो ये आपको एक, ये वाला ट्रांजिशन आपको एक पीक देता है, ये वाला ट्रांजिशन, और ये दोनों ट्रांजिशन जो है कंबाइंड पीक देता है, कौन कौन से, T1G से TIG और T1G से A2G। ओके, तो ये दोनों क्या है, कंबाइंड पीक देते हैं, जिसे हमने ए के साथ यहाँ पर लिखा है कि आपका ट्रांजिशन कुछ इस साइड से हो रहा है, कुछ ऐसे, और ये आपने यहाँ पर को दिखाया आपका ट्रांजिशन ऐसे हो रहा है, समझ में आया, एक ट्रांजिशन ये वाला, ये दोनों कंबाइंड ही आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ दो पीक देखने को मिल रही है, और इनकी रेंज भी आपको यहाँ पर दिखाई है, एक की है 1700, एक की है 2100, इसकी होती है आपकी 1700 की रेंज 1700 पर सेंटीमीटर, इसकी होती है आपकी 2100 पर सेंटीमीटर। इतनी चीज क्लियर है, बस इतना सही आपने काम करना है, समझ में आया। अब ऐसे ही हम अगले की बात करते हैं, वो भी आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आपने D8 कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में बात करनी है फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब यहाँ भी सेम चीज है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के D2 कॉन्फ़िगरेशन, तो एग्जांपल के लिए भी दिया है, निकेल का आपका कॉम्प्लेक्स दिया हुआ, ये आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है अगर आप इस कॉम्प्लेक्स के लिए अगर आप स्पेक्ट्रा देखेंगे तो आपको स्पेक्ट्रा में 3 पीक्स देखने को मिलती है। अब ये 3 पीक्स किसकी वजह से आई, आपने यहाँ पर को पहले अपना ग्राउंड स्टेट टर्म निकाला D8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो क्या आएगा, जैसे D8 की अगर मैं बात करूं तो मैं इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे फिल करूंगी 1 2 3 4 5
6 7 8। ओके, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी +2 होती है और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या होगी +4। ओके, यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होती है +1, यानी कि +1 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपकी वैल्यू क्या होगी टोटल +2। ओके, अगला यहाँ पर कोई जीरो वैल्यू इसे छोड़ देते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैल्यू कितनी होती है इसकी -1, तो 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा आपका -1, और इसके लिए क्या हो जाएगी -2, तो यहाँ पर आपका +4 +2 -1 -2। ओके, आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए 4 + 2 हो गया आपका 6, 6 -1 -2, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा 3। हाँ, 3 देखने को मिलेगा। तो L की वैल्यू आपकी कितनी आई 3। ओके, तो 3 की वैल्यू जब आपका L 3 आता है तो आपको क्या मिलता है, तो देखो L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, 0 होता है तो आप इसे बोलते हैं S P D F। देखो L की वैल्यू 3 आई, तो अब आपको यहाँ पर कौन सा F ग्राउंड स्टेट टर्म लेना है, F एज अ ग्राउंड स्टेट टर्म लेना है, तो वो भी कौन सा 3F। तो आप इसे बोलेंगे कि यहाँ पर जो आपको ग्राउंड स्टेट टर्म मिला फॉर D8 के लिए वो मिला 3F। तो मैंने आपको क्या बोला, 3F के साथ आपने क्या क्या लेना है, 3F के साथ इसके साथ आपने 3P भी लेना है। तो ये बोल रहा है 3F के साथ साथ आपके पास दूसरे टर्म सिंबल भी है, 1D 3P 1S 3S। ओके, और इन सब में से जब आपने चेक किया कि आपने जब आपने अपनी कंडीशन लगाई, सिलेक्शन रूल लगाया, तो वहां आपको पता, आपने अभी पढ़ा कि यहाँ पर को क्या ट्रांजिशन आपका अलाउड होना चाहिए। तो बोल रहे इन सारे ग्राउंड स्टेट टर्म में से सिर्फ 3P ही ऐसा है जो एक्साइटेशन कराता है विद द किसके साथ, स्पिन अलाउड नेचर के साथ, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है वो अलाउड नेचर का होता है। इसका मतलब वही चीज बोल रही हूँ बार बार कि जब भी आप 3F लेते हैं, 3F के साथ साथ आपको 3P भी लेना होता है, क्योंकि अभी तो मैं जैसे आपको समझा रही हूँ, बट जब आप करेंगे तो आपको माइंड में ये सारी चीज लाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बोलेगा 3F के साथ 3P भी हमने लेना है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जिस दिखाया, तो आप यहाँ पर चलिए देखो, हमने 3F लिया, 3F के साथ 3P भी लिया हुआ है, ठीक है, वही चीज है। आपने अपने F को कैसे स्प्लिट किया, अभी अभी मैंने जैसे दिखाया, आपका F होता है स्प्लिट 3 केस में, ठीक है, T1G T2G T1G और A2G। ओके, तो आपने अपने 3F को स्प्लिट कर दिया A2G T2G और T1G में। ओके, एक मिनट, 3 सेट में, ठीक है, कौन कौन से, पहला है आपका A2G, फिर आया आपका T2G और एक हो गया आपका T1G। ओके, सॉरी, ये आ गया आपका T2G, नहीं नहीं, ये है आपका, ये F का है ना, T2G, ये आपका T1G। तो आपने यहाँ पे क्या करा दी स्प्लिटिंग, कैसे 3F की स्प्लिटिंग हुई A2G T1 T2G, फिर यहाँ आता है आपका T1G। ओके, और आपका 3P स्प्लिट हो गया, 3P एक ही में स्प्लिट होता है T1G। अब अगेन यहाँ पे 3 टाइप के ट्रांजिशन आपको देखने को मिले, A2G से आपका T2G में, A2G से आपके T1G में और A2G से आपके T1G में। तो अगेन यहाँ पर को क्या हुआ, समझ में आ रहा, T1G एक आपका F का, एक आपका P का है, ठीक है, और इन 3 ट्रांजिशन की वजह से आपको इसके लिए 3 पीक्स देखने को मिली, वो भी किस किस के बीच में, A2G से ट्रांजिशन हुआ T2G में, जिसकी वजह से आपको एक पीक देखने को मिली, और जब आपका ट्रांजिशन हुआ A2G से T1G में, तो आपको अगेन एक दूसरी पीक देखने को मिली, और जब आपका ट्रांजिशन हुआ A2G से T1G में, तो अगेन आपको एक पीक देखने को मिली। इतनी चीज क्लियर है, बस इतना करना है। ओके, अब हमारा एक लास्ट है आई थिंक, उसके बाद हम एक कंबाइंड डायग्राम देखेंगे। तो लास्ट हमारा किसका है, ये है हमारा D3 कॉन्फ़िगरेशन फॉर ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो D3 कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल के लिए इसने लिखा हुआ है कि एग्जांपल है हमारा VH2O वाटर एज अ लिगेंड, और ये आपका +2, यानी कि यहाँ पर आपका जो कंपाउंड है वो आपका
तो देखो अब लास्ट आ गया हमारा लास्ट, उसके बाद हम एक कंबाइंड देखेंगे, कंबाइन करके हमने कैसे बनाना है। तो देखो लास्ट है आपका D3 कॉन्फ़िगरेशन और कंपाउंड है आपका ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, एग्जांपल के लिए वैनेडियम का कॉम्प्लेक्स है, वाटर एज अ लिगेंड और ऑक्टेहेड्रल कंपाउंड। तो यहाँ भी आपने सेम चीज देखने को मिलेगी। जब आप D3 को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, D3 के भी अलग अलग अरेंजमेंट होंगे, बट उन सारे अरेंजमेंट में से वही चीज अगर आप ऊपर जैसे निकाला था वैसे ही बताएंगे कि आपके दो टर्म आते हैं, एक होता है 3p, एक होता है 4f, सॉरी एक होता है 4p, एक होता है 4f। ओके, और इन दोनों की आपने स्प्लिटिंग करानी होगी अपनी ऑर्गल डायग्राम में। एक पॉइंट पे 4f लिखा, एक में 4p लिखा, और यहाँ पर आपने स्प्लिटिंग करा दी A2G, T2G और T1G। ओके, और ये किसमें टूटता है, T1G में, और ये आपका इससे आगे आपने P लिख दिया, इसके आगे F, क्योंकि ये P का है, ये आपका F का है। ओके, अब यहाँ पर आपके ट्रांजिशन हुए, वो भी आपके 3 ट्रांजिशन हुए, जिसकी वजह से आपको 3 पीक्स देखने को मिली। बस वही चीज तो करना है। ओके, अब एक कंबाइंड डायग्राम बनाया है सारे टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए, मतलब ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल विद अलग अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशन D1 to D9। तो वो आपको कंबाइंडली लिखा हुआ है, आपने बस इस चीज को अपने माइंड पर रखना है। कैसे, ये बोल रहा है देखो, इस साइड लिखा है D1 D6, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, D9 D4 ऑक्टाहेड्रल, D9 D4 टेट्राहेड्रल, D1 D6 टेट्राहेड्रल। ओके, अगर ये वाले कॉम्प्लेक्स आपके हुए D1 D6 D9 D4 D9 D4, मतलब देखो D1 D6 ऑक्टाहेड्रल ये किसके सिमिलर होते हैं, D9 D4 ऑक्टाहेड्रल के। D9 D4 टेट्राहेड्रल किसके सिमिलर होते हैं, D1 D6 टेट्राहेड्रल के। और इनके लिए एक ही टाइप का कोरिलेशन मतलब ऑर्गल डायग्राम बनता है। वो कैसे, देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपका वो होगा ग्राउंड स्टेट टर्म होगी वो होगी D, आपने लिखी सेंटर पे D, और ये स्प्लिट कैसे करता है, इनके लिए जो स्प्लिटिंग होगी वो कुछ ऐसी देखने को मिलेगी EG और T2G, और इनके लिए जो स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलेगी वो ऐसी मिलेगी T2G to EG। समझ में आ रहा, इन सबको कंबाइंडली ऐसे लिख दिया है। अगर ये वाले कॉम्प्लेक्स होंगे आपके D1 D6 ऑक्टाहेड्रल या D9 D4 ऑक्टाहेड्रल, D9 D4 टेट्राहेड्रल, D1 D6 टेट्राहेड्रल, तो आपको क्या कुछ ऐसा टाइप का इनका कंबाइंड कोरिल ऑर्गल डायग्राम देखने को मिलेगा, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है D कैसे स्प्लिट हो रहा है EG से T2G, वो किसके केस में, अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड D1 D6 होगा या टेट्राहेड्रल कंपाउंड D9 D4 होगा। लेकिन अगर ये D9 D4 और टेट्राहेड्रल ना होके ऑक्टाहेड्रल हो जाए, D1 D6 ऑक्टाहेड्रल ना होके टेट्राहेड्रल हो जाए, तो आपकी स्प्लिटिंग आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी कि D स्प्लिट कर जाएगा उल्टा, EG से T2G नहीं, ये EG ऐसा बनाइएगा। ये कैसे टूटेगा, T2G से EG वाले में, मतलब EG से T2G में। समझ में आया, बस इतना करना है। और यहाँ दूसरा कंबाइंड डायग्राम किसके लिए, दूसरे कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आपके D1 D6 के लिए थे, ये है आपका D2 D7 D8 D3 D8 D3 D2 D7। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन को कंबाइन किया है। कैसे कंबाइन किया है, यहाँ पे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिए हैं वो D1 लिया है, D6 लिया है, D9 लिया है, D4 लिया है। तो ये बोल रहा है अगर ये सारे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम टाइप का ऑर्गल डायग्राम देते हैं। कैसे देते हैं, इन सब के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है वो D होती है, और ग्राउंड स्टेट टर्म D कैसे टूटती है आपको पता है, EG T2G। तो ये बोल रहा है अगर ये वाले कॉन्फ़िगरेशन होंगे तो ये जो D सेल है वो ऐसे टूटेगी, EG और T2G, यानी कि ट्रांजिशन आपका T2G से EG में हुआ। लेकिन अगर यही वाले कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होंगे, जैसे यहाँ हमने D1 D6 ऑक्टा लिया था, लेकिन यहाँ D1 D6 क्या ले लिया, टेट्रा, यहाँ D9 D4 टेट्रा लिया था, तो यहाँ ले लिया D9 D4 ऑक्टा। तो आपकी जो स्प्लिटिंग होगी वो D होगा, यहाँ ग्राउंड स्टेट टर्म इनके लिए D होगा, बट स्प्लिटिंग उल्टी हो जाएगी। अब यहाँ EG से T2G में ट्रांजिशन होगा, पहले T2G से EG में हो रहा था। समझ में आया। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में जो बचे हुए कॉन्फ़िगरेशन है, कौन कौन से, D2 D7 D8 D3। ओके, ये बचे हुए कॉन्फ़िगरेशन है। आग देखो, D1 यहाँ आ गया, D2 यहाँ आ गया, D3 कहाँ है, यहाँ आया, D4 यहाँ आया, D5 कहाँ है, D5 कंबाइन में नहीं किया, D6 यहाँ आया, D7 यहाँ आया, D8 यहाँ आया, D9 यहाँ आया। तो हम क्या है, इनको कंबाइंडली दिखा रहे हैं। अब क्या है, इन वाले यानी कि D2 D7 D8 D3, इनके लिए क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट टर्म आती है वो F आती है। ठीक है, F भी आती है, साथ ही साथ आपको पता है F के बाद हम P भी लेते हैं, हम ऊपर P ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको कंबाइंड इनका ऑर्गल डायग्राम देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। कैसे, जो इस साइड वाले टर्म है D2 D7 ऑक्टाहेड्रल, D8 D3 टेट्राहेड्रल, इनके लिए क्या होगा, जो आपका F है वो ऐसे स्प्लिट करेगा, T1G यहाँ आएगा, T2G यहाँ, फिर आपका TIG यानी कि P का TIG, और ऊपर आएगा A2G। ओके, लेकिन अगर मैं इसको क्या कर दूं, D8, देखो ना समझ में आ रहा, हमने क्या किया, यहाँ हमारा ये वाला है, अब मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी कि D8 D3 पहले टेट्रा थे, अब मैं बोल रही हूँ D8 D3 ऑक्टा है, और D2 D7 ऑक्टा थे, अब ये D2 D7 टेट्रा हो गया। ओके, अब आपने क्या किया, ये कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दिया। अब आप देखो, आपने जो A2G ऊपर पहुंचाया था, ये A2G आपका नीचे आ गया। समझ में आया। और आपका TIG
TIG आपका यहाँ आ गया, और T2G आपका यहाँ था, T2G आपका यहाँ आ गया, TIGP यहाँ था, अब ये आपका यहाँ आ गया। तो आपको क्या है, कंबाइन करके दिखाया हुआ है। अगर आप इसका देखना चाहते हैं तो बस आप इतना ऑर्गल डायग्राम देखिए, इतना। अगर इनके लिए देखना चाहते हैं तो आप इतना ऑर्गल डायग्राम देखो, इसको देखना चाहते हैं तो आप इतना ऑर्गल डायग्राम देखो, इस पोर्शन के लिए देखना चाहते हैं तो इतना ऑर्गल डायग्राम देखो। तो आप इसे कंबाइंडली भी दिखा सकते हैं, ठीक है। आप समझ में आया, बस इतना सा काम करना था। ओके, तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा हो, कंफ्यूजन बिल्कुल ना हुआ हो। तो लास्ट में आप समझ गए कंबाइन की बात हम कैसे कर रहे हैं, तो बस इतना कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो बच्चे दूसरे साइड, राइट हैंड साइड में जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आपको एफ को भी इन्वॉल्व करना होता है, मतलब एफ एज अ ग्राउंड स्टेट मिलता है, और आपको बता दिया एफ के साथ आपका पी भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो ट्रांजिशन होता है वो अलाउड होता है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। ओके, तो बस इतना आपने बनना है, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर हुई। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ऑर्गल एनर्जी डायग्राम एंड स्पेक्ट्रा की बात की फॉर ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे, आपको चीजें समझ में आई हो। अभी हम वीडियो को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।